हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए बेटा, हम लोग आ गए आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर में, ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने केमिकल बहुत अच्छे से कवर किया है ना। केमिकल में टोटल हम लोगों ने 5 सेशन कंप्लीट किए है ना। और जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती थी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कवर किया हम लोगों ने वहाँ पर, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका पार्शियल कंपनसेशन। फिर एडवांस के बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्वेश्चंस वहाँ पर डिस्कस किए। थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बेटा इसका ये लेक्चर प्लानिंग बता देता हूँ कि एक्चुअली में हम आयनिक में करने क्या वाले हैं। तो एज यूजुअल जैसे कि बेटा आपको पता है कि हम हिट कहाँ पे करते हैं, जहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, और मुझे पता है कि आपको दिक्कत कहाँ पर हो सकती है। आयनिक चूंकि फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए मैंने बेटा इसमें मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, मैंने लगभग 10 सेशन रखे हैं, है ना। 10 लेक्चर इसमें रखे हैं लगभग, है ना। 11 हो सकते हैं बट 9 नहीं हो सकते हैं मे बी। तो उसमें हमने वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की जहाँ पर आपको मेजर प्रॉब्लम है, जहाँ पर आप फंसते हो, जहाँ पर आप भटकते हो, ठीक है। और सारा कुछ एडवांस क्लियर होगा, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, है ना। और बहुत अच्छे से करेंगे बेटे। तो इसलिए ध्यान से जितने भी लेक्चर्स हैं आयोनिक में लग जाओ एकदम अच्छे तरीके से। क्वेश्चंस भी हैं, कॉन्सेप्ट्स भी हैं, प्रैक्टिस भी है, सब कुछ है बेटे इसमें, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं यहाँ पर। तो ध्यान से अच्छे से करते जाओ, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और साथ साथ एकदम नोट्स भी बनाते जाओ, समरी भी बनाते जाओ और बढ़िया तरीके से समझते हुए चले जाओ आगे, ठीक है। तो और आगे बात करें उसके पहले, है ना, अब चूंकि 10 लेक्चर है तो शुरुआत वहीं से वही जैसे डेरिवेटिव वाली बात होती है, तो देखना कि एक क्विक रिवीजन भी आपको मिल जाएगा, है ना। एक जैसे नहीं बोलते वन शॉट रिवीजन, उस टाइप का आपको रिवीजन भी मिल जाएगा यहाँ पर, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी आपको पता चलेंगे और उनका रिवीजन होगा, उन पर प्रैक्टिस हो जाएगी एडवांस के लिए और आप एंजॉय करोगे, ठीक है। तो उसके पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो पहला जो मैंने सब टॉपिक लिया है आयोनिक में, जो पहला टॉपिक मैंने लिया है वो है, बताया बेटा क्या है, दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो जो सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया, अच्छा ये सब का सीक्वेंस जो मैं आगे लूंगा उन सब का लेने का बहुत प्रॉपर रीजन है, बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने, है ना, सिस्टम को अरेंज किया कि मैंने पहले सॉल्ट क्यों लिया, क्यों, उसके बाद फिर मैं क्या लूंगा, उसके बाद क्या लूंगा, है ना। हालांकि ये सारी चीजें ये प्लानिंग में आपको, है ना, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, आपको याद होगा, है ना, व्हाट्स नेक्स्ट इन वैलेंट सीरीज। उसमें मैंने आपको बताया था प्लानिंग एक्चुअली में, हाँ, वैलेंट सीरीज के बारे में कि आगे हम कैसे क्या करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। तो केमिकल बोला था, केमिकल खत्म हो गया है, अब आयोनिक आएगा, आयोनिक के बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जल्दी आपके इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो जाएं, ओके। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में जो पहला पार्ट हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेटे, दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ मोनोवैलेंट आयन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल, ठीक है। मोनोवैलेंट आयन, सिंपल एक क्विक रिवीजन है, हालांकि आपको ये सारे फॉर्मूले पता होंगे बहुत अच्छे से, बट एक छोटा सा कुछ टाइम में फटाफट मैं आपको एक रिवीजन देना चाहता हूं, सो दैट कि इससे रिलेट करके जो जो चीजें बन सकती हैं वो सारी चीजें आप बहुत अच्छे से बेटे समझ पाओ। तो इसमें देखिए सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, अब देखते जाओ फटाफट, है ना, आराम से देखते आप चले जाओ। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ मल्टीवैलेंट और मोनोवैलेंट आयन। मल्टीवैलेंट या मोनोवैलेंट आयन का अगर हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या होता है? सबसे पहले बेटा स्पेक्टेटर आयन क्या होता है? स्पेक्टेटर आयन वो आयन होता है जो है ना, दर्शक होते हैं। जो स्पेक्टेटर मतलब क्या, दर्शक क्या होते हैं कि वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते, देखते हैं, सिर्फ देखते हैं। तो ये वही ये मूक दर्शक होते हैं, सिर्फ देखने वाले होते हैं, इनका रिएक्शन से, है ना, कोई मतलब नहीं होता है एक्चुअली में। और ये किससे मिलते हैं? जो सॉल्ट आपका होता है ना, सॉल्ट के अंदर आपको पता है ना बेटा, एसिड और बेस दोनों होते हैं। तो सॉल्ट के अंदर जो एसिड और बेस दोनों होते हैं, ऐसा आयन जो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिला है या ऐसा आयन जो स्ट्रॉन्ग बेस से मिला है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। और ये हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। स्पेक्टेटर आयन हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो कौन से आयन बेटा स्पेक्टेटर आयन होते हैं? वो आयन जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से मिलते हैं, है ना, तो वो आपका हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो फिर हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता कौन है? तो वो करता है, कौन करता है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ दैट आयन occurs which is derived फ्रॉम वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड या वीक बेस से का जो आयन होता है, वीक एसिड या वीक बेस का जो आयन होता है, एनायन या कैटायन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसी का हाइड्रोलाइसिस होता है। यानी हाइड्रोलाइसिस हमेशा वीक का होता है, स्ट्रॉन्ग है तो स्पेक्टेटर आयन होगा, उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। पहली चीज तो ये आपको समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको यहां पर एक चीज दिखाना चाहें तो आप चाहो तो देख भी लो, है ना, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि हमने कहा कि बेटा हमारे पास है सपोज NH4Cl, जरा देखिएगा। अब इस NH4Cl के अंदर बेटा जो बेस है कौन सा है? NH4OH है, यस। इसके अंदर जो एसिड होगा वो कौन सा होगा? HCl होगा। अब NH4Cl का मतलब कौन सा आयन?
NH4 प्लस आयन। Cl का मतलब कौन सा आयन? Cl माइनस आयन। अब Cl माइनस कहां से मिला? देखो जरा सा बेटा, क्या HCl से मिला है? HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सो दिस इज स्पेक्टेटर आयन एंड दिस विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलाइसिस। जबकि NH4 प्लस आपको कहां से मिला? देखो, दिस इज डेराइव्ड फ्रॉम दिस वीक बेस, दिस इज वीक बेस। तो वीक बेस से जो मिला है आपको आयन, वीक बेस से जो आपको आयन मिला है, दैट आयन विल हाइड्रोलाइज, दैट आयन अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस। बात समझ में आ रही? जैसे कि हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, हमने कहा कि बेटा हमारे पास है CH3COON है। अब इसके अंदर देखो एक एनायन है, क्या? CH3CO माइनस है, CO माइनस है, एक कैटायन है जबकि Na प्लस है। अब CH3CO माइनस, इसके अंदर जो सॉल्ट है एसिड और बेस से बना होगा, तो बेटा इसके अंदर जो एसिड होगा कौन सा एसिड होगा? CH3COH एसिड होगा, उसी का एनायन ये है। इसके अंदर जो बेस होगा कौन सा बेस होगा? NaOH होगा, उसका ये कैटायन है। तो ये जो आयन है, दिस इज डेराइव्ड फ्रॉम व्हाट? वीक एसिड। दिस आयन इज डेराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब स्पेक्टेटर आयन, तो ये आयन कौन सा आयन हो गया? स्पेक्टेटर आयन हो गया। तो भैया स्पेक्टेटर है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। हाइड्रोलाइसिस किसका होगा? जो सिर्फ कहां से मिलेगा? जो वीक से मिलेगा। आई होप आप बात समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने एक कंपाउंड ये लिया CH3COONH4। अब इसके अंदर देखो दो आयन है, एक CH3COO माइनस है बेटे, और एक दूसरा क्या है बेटा? आपका NH4 प्लस है। अब ये CH3CO माइनस कहां से मिला होगा आपको? एसिटिक एसिड CH3COH से मिला होगा। ये आपको बेटा कहां से मिला होगा? क्या ये आपको NH4OH से मिला होगा? यस, दिस इज फ्रॉम NH4OH। अब ये भी वीक एसिड है और ये भी वीक बेस है, इसका मतलब ये भी स्पेक्टेटर आयन नहीं है, ये भी स्पेक्टेटर आयन नहीं है बेटे, और ये भी आपका स्पेक्टेटर आयन नहीं है। यहां पर कोई भी स्पेक्टेटर आयन नहीं है, बिकॉज दिस एसिटेट आयन इज डेराइव्ड फ्रॉम वीक एसिड, दिस अमोनियम आयन इज डेराइव्ड फ्रॉम वीक बेस, और जो वीक एसिड और वीक बेस दोनों से डेराइव्ड होते हैं बेटा, उन्हीं का हाइड्रोलाइसिस होता है। इसका मतलब यहां पर इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा, इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा, बोथ अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, कैटायन एंड एनायन बोथ। तो मुझे लगता है कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा, है ना। हालांकि चूंकि आप एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी, है ना। बट स्टिल मैं चूंकि थोड़ा सा रिवीजन भी आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा देना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने बताना इसको थोड़ा सा सही समझा यहां पर, है ना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। तो चलिए ये बात समझ में आ जाती है, तो एक बार मैं पढ़ देता हूं, एक बार फिर से देख लो बेटा। आयन फॉर्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड स्पेक्टेटर आयन। अब आपको एकदम समझ में आ गया होगा। एंड दीज आयन्स डज नॉट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस। आई थिंक ये लाइन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। हाइड्रोलाइसिस ऑफ दैट आयन अकर्स व्हिच इज डेराइव्ड फ्रॉम वीक एसिड और वीक बेस ऑलवेज। तो भैया वीक एसिड से डेराइव हुआ, हाइड्रोलाइसिस हो गया। ये वीक, ये देखो और इधर देखो, ये वीक बेस से डेराइव हुआ, हाइड्रोलाइसिस हो गया। ये देखो वीक एसिड और वीक बेस दोनों से डेराइव हुआ, तो इसके दोनों का हाइड्रोलाइसिस हो गया। क्लियर है कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं। चलिए जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया है ना। चलिए पानी पीते हैं। गट 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 गट, बढ़िया से एकदम मस्त तरीके से बेटे समझते जाओ। देखो तो अभी जरा डेयरी मिल्क है ना, ये बस समझना कि सर ये चीज हमें आती है, सर ये क्यों बता रहे हो बेटा, थोड़ा सा इंतजार करो, है डेयरी मिल्क थोड़ा सा आगे देखो ना। बहुत सारी चीजें अब मैंने बताया ना कि मिनिमम 10 लेक्चर आपको आने वाले हैं, तो सोचो कि क्या क्या चीजें मैं लाने वाला हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा, आप बिलीव करोगे, इसके पहले के भी जो भी आपने वायलेंट सीरीज में देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं, खुद क्रिएट किए हैं। आप उनको डाउटनेट या कहीं पर भी डाल के देख लो, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कई सारे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं, राइट। चलिए तो अब जैसे CH3CON है बेटा, जल्दी से बताओ, तो इसमें जो Na है NaOH से मिला होगा, और अगर NaOH से मिला होगा तो जो यहां पर Na प्लस है बेटा, वो आपके स्पेक्टेटर आयन हो गया, अभी मैंने बताया। और ये एसिटेट आयन आपको कहां से मिला होगा? एसिटिक एसिड से मिला होगा, तो इसी का हाइड्रोलाइसिस होगा, इट इज मोनोवालेंट। तो हम मोनोवालेंट की बात करते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस बेटा इन दोनों में किसका होने वाला है? हाइड्रोलाइसिस इन दोनों में किसका होने वाला है? Na प्लस का तो होगा नहीं, बिकॉज दिस इज स्पेक्टेटर आयन, ये आपको NaOH से मिला है, स्ट्रॉन्ग बेस से मिला है। बट ये जो एसिटेट आयन इसके अंदर है, ये वीक एसिड एसिटिक एसिड CH3COH से मिला है, इसलिए इसी का हाइड्रोलाइसिस होगा। तो इसका हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बहुत सिंपल है। जो भी वीक से मिला है उसको लिख लो चार्ज के साथ, पानी लिख लो। आपको पता है यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। H प्लस इसको दे दो तो देखो एसिटिक एसिड बन जाएगा, और जब H प्लस यहाँ चला गया तो बेटा क्या बचेगा? OH माइनस बचा, तो OH माइनस यहाँ पे आ गया। चूंकि हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इसलिए आप यहाँ पर KH लिखोगे। जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट भी बोलते हैं, KH होगा। और वो KH क्या होगा? वो हमेशा KW बाय के नीचे आएगा। वो क्या आएगा? यहां पर प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में बेटा क्या एसिड बना है, अगर प्रोडक्ट में एसिड है तो नीचे वही आएगा क्या? ये तो एसिड के लिए क्या होता है? Ka होता है। अगर प्रोडक्ट में बेस होता तो यहां Kb आता, और प्रोडक्ट में अगर एसिड बेस दोनों होते तो यहां K इंटू Kb हो जाता, K और Kb दोनों आ जाते। तो प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट में जो भी है, एसिड है तो Ka लिख दो, प्रोडक्ट में अगर बेस है तो Kb लिख दो, सिंपल। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें बताई जा सकती है, बट हम वहां जाएंगे तो फिर पूरा फिर आयोनिक स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी हमें कहां पे फोकस करना है? वहां पे फोकस करेंगे, राइट। अब जैसे हमने NH4Cl की बात की, अब बेटा यहां पर Cl माइनस जो मिला होगा HCl से मिला होगा, तो ये तो स्पेक्टेटर आयन हो गया। Cl माइनस स्पेक्टेटर आयन।
अब अमोनियम आयन जो ये है, ये बेटा कहां से मिला होगा? इसका जो अमोनियम आयन है NH4OH से मिला होगा। NH4OH इज अ वीक बेस। तो देखो मोनोवैलेंट है कि नहीं है बेटा? ये मोनोवैलेंट है, यानी जो वीक से मिला उसी का हाइड्रोलाइसिस होगा। देखो पहुंच गए यहां पर। फिर HOH किया तो H प्लस OH माइनस, अब प्लस है तो इसके पास कौन जाएगा? माइनस जाएगा, OH माइनस, तो NH4OH बना दिया। अब चूंकि OH चला गया तो क्या बचा? H प्लस, तो यहां H प्लस आ गया। समझ रहे हो बात बेटा? यहां पर तो यहां पर एक चीज मैं आपको बोल ही देता हूं, सोल्यूशन में OH माइनस मिल रहा है, इसलिए इस सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। सोल्यूशन में यहां पे H प्लस मिल रहा है, इसलिए सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। चूंकि यहां पर एनाइन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इसलिए इस हाइड्रोलाइसिस को बोलेंगे एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस। चूंकि यहां पर कैटाइन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इसलिए यहां पर इसको बोलेंगे दिस इज कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, बट है ना, हम कहां पे फोकस करना है वो आपको देखना है। क्यों मैं बता रहा हूं, अभी आपको आगे धीरे धीरे बात समझ में आएगी। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो आप KH लिखोगे ना KH। अब KH KW होता है, KW ऊपर होगा ही होगा KH में। अब नीचे क्या आएगा वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या बना है। तो प्रोडक्ट बेटा बेस बना है ना, और जो बेस बना है बेस के लिए हम KB यूज करते हैं, सो दैट विल बी KW/KB। कहानी क्लियर है क्या? कहानी क्लियर है क्या बेटा? एकदम। तो KH का फॉर्मूला लिख लोगे क्या? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे, क्या आप KH का फॉर्मूला लिख लोगे क्या? नीचे Ka आएगा, KB आएगा, आपको पता चल जाएगा ना। क्या देखना है? प्रोडक्ट को देखना है। एसिड है तो Ka लिख देना, बेस है तो KB लिख देना। अभी चूंकि मोनोवैलेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर K1 K2 K3 की बात नहीं कर रहा हूं, KB1 KB2 KB3 की बात नहीं करो, मल्टीवैलेंट में भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है? तो ये जस्ट एक क्विक समरी दे रहा हूं आपको मैं। फिर देखो जरा सा, अब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ मोनोवैलेंट, तो आप मोनोवैलेंट आपने देख लिया। अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है तो उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है। जैसे आपने कहा NaCl है आपके पास बेटे, क्या है NaCl? फटाफट देखो, तो Na प्लस और Cl माइनस। अब Na प्लस आपको कहां से मिला? NaOH से मिला। Cl माइनस आपको कहां मिला? HCl से मिला। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बेटा इसका मतलब ये भी स्पेक्टेटर हो गया, ये भी स्पेक्टेटर हो गया, होगा ही नहीं हाइड्रोलाइसिस। सो नो हाइड्रोलाइसिस। अब नो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? ये तो पानी में पड़ा है, अब इसका तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, कोई हाइड्रोलाइसिस हो ही नहीं रहा है। तो पानी बेटा क्या? पानी का पीएच क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो सॉल्ट जनरली पानी में डाल कर रहे हो ना, एक्वा सॉल्ट की बात करते हो जनरली, तो इसका पीएच 7 होगा, न्यूट्रल होगा। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो देखो इसके अंदर बेटा जो एसिड HCl मिला है, कहां से मिला होगा? HCl से, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4 कहां से मिला होगा? NH4OH से मिला होगा, तो ये आपका क्या है? वीक बेस है। तो दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब इसके अंदर जो वीक है वो कौन सा पार्ट है? वीक वाले से जो मिला है वो NH4 प्लस है, तो NH4 प्लस है। लेट इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज C, लेट इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज C। लेट इट्स तो कॉन्सेंट्रेशन किसका बेटा? उस आयन का। ध्यान रखना है यहां पर, C का मतलब समझना, ये कॉन्सेंट्रेशन किसका है? उस आयन का है जिसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। और हाइड्रोलाइसिस होगा किसका? जो वीक से मिलेगा, वीक से डेराइव होगा। तो यहां पर बेटा ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन C नहीं है, C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट आयन विच अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस। मैं लिख देता हूं, C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट आयन, डिफरेंस है दोनों में, दैट आयन विच अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस। जैसे कि मैं आपको यहां पर एक चीज बोल देता हूं, जैसे कि हमने कहा कि आपके पास 0.1 m NH4Cl है, जरा समझ लो यहीं से। तो बेटा इसका जो इंडेक्स है 1 है, इसका भी इंडेक्स 1 है। तो चूंकि सॉल्ट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोलाइट होते हैं यहां पर जनरली हम बात करें, तो अगर इस सॉल्ट की बात करो बेटा, तो अगर ये 0.1 है तो इसका इंडेक्स 1 है। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन सीधे सीधे, ये चीज मैं आपको आयनों की बहुत डिटेल में बता चुका हूं, इंडेक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो 1 × 0.1 ये 0.1 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ये आपका C होगा यहां पर। अब हमने कहा कि हमारे पास है 0.1 m NH4 होल ट्वाइस SO4। अब बेटा बताओ यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो आयन है दैट अंडरगोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, ये तो आपका H2SO4 से मिलेगा। तो बेटा ये तो आपका स्पेक्टेटर हो गया, इसका तो होगा नहीं, ये आपका NH4OH से मिलेगा, सो दिस विल बी वीक। अब बेटा आप अच्छा बताओ बेटा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, बट हमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेना होता है, समझ लो बात को। हमें कॉन्सेंट्रेशन किसका लेना होता है? हमें कॉन्सेंट्रेशन उस आयन का लेना होता है जो हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो बेटा यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन C का वैल्यू आएगा, ध्यान रखो ये लोग गड़बड़ करते हैं, छोटी सी बात है बट बहुत मोटी बात है, तगड़ी बात है। तो आप इसका इंडेक्स 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, सो 2 × 0.1 दैट विल बी 0.2। तो यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन आएगा या जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन दैट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस C का वैल्यू आएगा दैट विल बी 0.2। आई होप आप समझ गए होगे। आप कॉन्सेंट्रेशन लेने में मिस्टेक नहीं करना, आप कॉन्सेंट्रेशन कभी सॉल्ट का मत लेना। हाँ ये हो सकता है कि जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वही उस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, इट मे बी, जैसे कि इसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 था, यहां भी जो आयन जिसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है वही 0.1 आ गया। वो कब हो सकता है? जब इंडेक्स दोनों का 1 1 हो, ऐसा करके। बट बेटा ऐसा केस भी तो हो सकता है ना,
इस तरह का केस भी, तो आप केयरफुल रहना है। बात समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, प्यार से एकदम आराम से देखते चले जाओ। देखो आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाता चला जाऊंगा। सॉर्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेटा इसके अंदर देखो एसिटिक एसिड से मिला तो ये वीक एसिड है, और ये NaOH से मिला तो स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसको तो काट दो क्योंकि स्पेक्टेटर है। अब यहां पर जो एनायन है वो CH3CO- है, ये देखिए। अब कंसंट्रेशन किसका, इस सॉल्ट का नहीं, सी क्या, कंसंट्रेशन ऑफ दैट आयन व्हिच अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस। तो भाई यही तो वीक से डेराइव हुआ है, यस। तो ये हो जाएगा यहां पर। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देख लो। तो पहला वाला जो केस था बेटा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अगर ऐसा आता है तो बेटा देखो सिंपल सा एक छोटा सा चीज अगर आप माइंड में रखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन रखो तो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। देखो मैं बताता हूं कैसे। NH4 प्लस की बात करो, हाइड्रोलाइसिस होगा। थोड़ा सा रिएक्शन को अगर आप माइंड में रखो, थोड़ा सा देखो कैसे, HOH डाला बेटे तो ये प्लस और ये माइनस, और देखो इसने क्या बनाया, NH4 प्लस के पास OH चला जाएगा और प्लस यहाँ पर H प्लस आ जाएगा। देखो कैसे। अब बेटा एक चीज बताओ मुझे, H प्लस यानी सोल्यूशन एसिडिक है, एसिडिक है तो हमने पीएच लिख लिया यहाँ पर। समझना जो तरीका बता रहा हूँ, पीएच। यहाँ पर बेटा बेस है ना, तो आपने ना KH आपने क्या लिखा था इसका, KW/KB, याद है। तो यानी यहाँ पर KB आएगा क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या है, बेस है। बस हो गया कहानी। तो चूंकि एसिडिक सोल्यूशन इसलिए आपने पीएच लिखा यहाँ पर, लीजिए हो गया। उसका 1/2 PKW माइनस, चूंकि यहाँ पर बेस बन रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस PKB आएगा, माइनस log C होगा। याद रख पाओगे कि PKB आएगा कि PK आएगा। तो प्रोडक्ट में जो बन रहा है वही आएगा। तो प्रोडक्ट में बेस है तो KB आएगा, मतलब PKB। प्रोडक्ट में अगर एसिड होता है तो PK हो जाता है यहाँ पर, और चूंकि सोल्यूशन एसिडिक है इसलिए हम इसको पीएच का फॉर्म लिखा। चलो आगे दिखाता हूं। जैसे इसमें देखो CH3CO- का हो रहा है, तो बेटा अगर आप CH3CO- का रिएक्शन लिखो, चलो यहां पे दिखाता हूं। CH3CO- का रिएक्शन लिखो थोड़ा सा बेटा, ये तो आप माइंड में भी सोच सकते हो ना बेटे। तो देखो CH3COOH हो जाएगा, और बेटा चूंकि H चला गया तो OH-। अब चूंकि OH- आ गया तो सोल्यूशन बेसिक हो गया। अब बेसिक हो गया तो आप उसके लिए POH लिखोगे। देखो कहां याद करना है, क्या याद करना है, नहीं। और देखो यहां पर एसिड बना ना, और चूंकि यहां पर एसिड बना तो बेटा क्या K है ना। बहुत सारे लोग बेटा इस फॉर्मूले को रट्टा मारते हैं और सच में बताऊं 4-5-6 दिन बाद भूल जाते हैं। अरे भाई नहीं भूलोगे, देखो ना सिंपल, मैं आपको तरीका बताता जाऊंगा कि कैसे आप याद रख पाओ इन सारी चीजों को। तो देखो ये K है, सिंपल तो हो गया। देखो सिमिलर फॉर्मूला, एग्जैक्टली वैसा ही फॉर्मूला है। ये पीएच का होगा क्योंकि यहां पर H प्लस आया है, यहां पर है ना, चूंकि बेस है यहां पर, देखो सोल्यूशन OH- है इसलिए यहां पर POH लिखोगे। एग्जैक्ट वैसा ही फॉर्मूला 1/2 PKW माइनस। अब PK क्यों आया, क्योंकि प्रोडक्ट में यहां पे क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है, माइनस log C। व्हाट इज C? C इज कंसंट्रेशन ऑफ दैट आयन व्हिच अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस। मैं बार बार बोल रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलती आप करते हो, ये मिस्टेक होती है बेटे। अब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस अगर है तो बेटा वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। इसका कितना भी कंसंट्रेशन ले लो, इसके कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन के पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पीके और पीकेबी पर डिपेंड करता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा सिंपल पीएच का, वो क्या होता है, पीएच इक्वल टू 1/2 PKW प्लस पीके माइनस पीकेबी, प्लस पीके माइनस पीकेबी। अब इसमें क्या है कि कभी कभी आप ये कंफ्यूज हो जाते हो कि सर पीके पहले आया कि पीके, तो सिंपल बताओ ए और बी में बेटा पहले कौन आता है, ए और बी में पहले कौन आता है, ए आता है ना। तो बस हमेशा याद रखो, सो 1/2 PKW प्लस पीके माइनस पीकेबी। जैसे मैं ध्यान रखता हूं वैसे एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं। तो बेटा ए और बी में पहले कौन आता है, ए आता है, सो 1/2 PKW प्लस पीके माइनस पीकेबी। ठीक है, ये यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी, बोलो बेटे, राइट, ओके। चलो तो अब आगे बात करें, आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका क्या है बेटा, मोनोवैलेंट की कहानी क्लियर हो गई। अब इन फॉर्मूले, अगर आप ये फॉर्मूले समझ गए हो बेटा तो मल्टीवैलेंट हो गया काम आपका। देखो मल्टीवैलेंट का मैं आपको बहुत अच्छा वीकेएसटी बताऊंगा। कोई मल्टीवैलेंट आयन उसका हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला चुटकी में ऐसे लिख सकते हो, जरा देखो कैसे। तो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं और बात करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ मल्टीवैलेंट आयंस। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ मल्टीवैलेंट आयन, केएच का फॉर्मूला KW/, अगर प्रोडक्ट में एसिड बन रहा है तो Ka होगा, अगर प्रोडक्ट में बेस बन रहा है तो Kb होगा। मोनोवैलेंट में सिखाया मैंने आपको। चलिए फॉर्मूला पीएच का, पीओएच का लिखना भी सिखाया। वीक एसिड और वीक बेस का पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, सॉल्ट अगर है उसका तो सिंपल PKW प्लस, अब PK आएगा PKB आएगा, ए और बी में पहले कौन आता है, ए आता है, सो प्लस PK माइनस PKB हो गया खाली। लो अब शायद नहीं भूलोगे आप कभी भी, बात समझ रहे हो। तो इस तरह से लिंक करूंगा सारी चीजों को, आप बस देखते चले जाएं बढ़िया तरीके से। जो इंपॉर्टेंट केसेस है अभी देखते जाओ क्या क्या करने जा रहा हूं। सो अगर हम मल्टीवैलेंट की बात करें बेटे, तो मल्टीवैलेंट के लिए चलो देखते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ मल्टीवैलेंट आयंस, जिनके पास +2 +3 +4 इस तरह के चार्ज होंगे। ऐसे आयंस का हम हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन कैसे लिखें, बहुत सिंपल, पढ़ो ध्यान से, और बढ़िया तरीके से मैंने मेंशन किया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन केस ऑफ मल्टीवैलेंट आयंस, हाइड्रोलाइज दैट आयन
विच इज डेराइव्ड फ्रॉम वीक एसिड और वीक बेस। ये तो ठीक है, ये तो हमने मोनोवैलेंट में भी किया था कि हम हाइड्रोलाइसिस बेटा किसका करा रहे थे, जो वीक एसिड या वीक बेस से मिल रहा था, ये तो हम पहले से। अब चूंकि मल्टीवैलेंट है तो वहां पे चार्ज, तो मोनोवैलेंट पे तो चार्ज 1 था, अब चूंकि मल्टीवैलेंट है बेटा तो यहां तो चार्ज 1 नहीं होगा, 1 से ज्यादा होगा। सो चेक चार्ज ऑन आयन। लेट चार्ज जो आयन पर है वो n है। n मतलब समझ लो, जैसे कि आपने सपोज कहा कि आपके पास Fe2+ है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आपने कहा Fe+3 है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। आपने कहा कार्बोनेट आयन है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। आपने कहा आपके पास फॉस्फेट आयन है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो चेक चार्ज, ये आपका सिंपल वीकेएसटी बता रहा हूं, लिख दे रहा हूं। देखिए कैसे फॉर्मूला लिखोगे, अभी आप देखना इसका, अभी आप देखना, ये सिंपल आपको वीकेएसटी बता रहा हूं। देखिए कैसे, अगर प्रोडक्ट बेटा बेस, अच्छा तो KH1 के, अब हम फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस से मेन होता है तो हम KH1 निकालेंगे, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा चार्ज है तो कई स्टेप में हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, बट जो मेन रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन होता है वो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होता है। सो KH1 का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, KW/KN, KW/KN, हमेशा KH1 का फॉर्मूला क्या होगा, KW/KN। अब KN में K होगा कि KB होगा, ये तो आपको पता है, और N भी आपको पता है। सो इफ प्रोडक्ट इज बेस, तो अगर प्रोडक्ट बेस है तो बेटा नीचे KB आ जाएगा। सो KW/KBN, वेयर N इज चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन विच अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस। अरे भाई साहब, इफ प्रोडक्ट इज एसिड देन KH1 क्या होगा, KW/KAN, क्योंकि एसिड है प्रोडक्ट में, अभी आपने समझा। और N क्या है, चार्ज ऑन दैट आयन विच अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, चार्ज ऑन दैट आयन विच अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, उसका चार्ज देख लो, कहानी खत्म। जैसे कि अब देखो, आपको एग्जांपल के थ्रू एकदम मस्त तरीके से दिखाता हूं, जरा देखिएगा बिंदास। बेटा एक चीज देख जाओ फटाफट तेजी से, FeCl3 में जो Cl- है वो HCl से मिला है ना, तो ये तो आपका स्पेक्टेटर हो गया, काट दो इसको, उड़ा दो इसको, कट्टम पिट्टा कर दो। और ये Fe+3 आपको कहां से मिला होगा, FeOH होल थ्राइस से मिला होगा। तो ये तो आपका वीक बेस होता है। आपको वीक एसिड और वीक बेस का मैं मान के चल रहा हूं कि लिस्ट पता है, चलिए ठीक है, ओके। तो जो वीक होता है उसी का होगा, चूंकि इस पर +3 है, देखो ना +3 चार्ज है, तो भाई +3 है, तो कैसे रिएक्शन लिखोगे, सिंपल HOH लिया, पहला स्टेप लिख रहा हूं, KH1 की बात कर रहा हूं, बेटा एक, अब प्लस है तो माइनस लेगा, तो एक OH ले लेगा, तो FeOH हो जाएगा। और चूंकि एक माइनस ले लिया है इसने, यहाँ पे +3 था तो -2 बच जाएगा, एक प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो देखो FeOH +2 हो गया, और यहाँ पे H+ आया, H+ आया। इसका मतलब बेटे क्या है, अभी फॉर्मूला भी लिख दूंगा, पहले बात को समझो कि KH1 कैसे लिखो। अब KH1 इक्वल टू KW, प्रोडक्ट बेस है तो नीचे KB आएगा। अब बेटा बताओ, आपने कहा था ना चार्ज, और यहां पर N होता है, N इज चार्ज ऑन दैट आयन व्हिच अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, तो बेटा यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर नीचे KB3 आ जाएगा। बताओ बेटा, सिंपल। ये वीकेएसटी में आपको जरा सा भी कहीं दिमाग लगाना पड़ा क्या, सीधे सीधे। अब यहाँ पर आपको K1 K2 KB1 KB2 KB3 इन सबका वैल्यू गिवन होगा, जस्ट पुट इट एंड फाइंड। अभी और दिखाता हूं कि जैसे आपने सोडियम कार्बोनेट लिया, अब सोडियम कार्बोनेट जो Na+ है तो स्पेक्टेटर आयन, क्योंकि NaOH से मिला है। इसका तो कार्बोनेट आयन आपका कहां से मिला है, कार्बोनिक एसिड से मिला है, H2CO3 से मिला है, तो भैया ये वीक एसिड होता है। अब कार्बोनेट पर -2 चार्ज है, चलिए फिर से HOH कराया हमने, इसको जो वीक है उसको बाहर निकालो और पानी के साथ रिएक्शन कराओ, तो H+ यहां पे डाला तो HCO3 हो गया, चूंकि प्लस डाला तो एक प्लस और एक माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो -1 बचेगा। देखो ये, अब ये देखो इसके अंदर हाइड्रोजन है इसलिए एसिड है, राइट, एसिड है, और ये OH- है, तो KH1 क्या होगा बेटा, KW, यहां पर एसिड बना तो K होगा। अब चार्ज कितना है, 2 है, तो नीचे K2 हो जाएगा भाई। और क्या चाहिए बेटे, बच्चे की जान लोगे क्या, एकदम सिंपल तरीका। और अभी देखो, और पीएच का फॉर्मूला लिखना भी सिखाता हूं आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब Na3PO4 की बात करते हैं एकदम मस्त तरीके से बेटे। Na+ को काट दो, स्पेक्टेटर आयन बता चुका हूं आपको। तो फॉस्फेट आयन आपको H3PO4 से मिलता है, जो कि वीक एसिड होता है। फॉस्फेट आयन ये लीजिए, लिया HOH कराया तो -3 है तो एक H+ के पास चला गया, तो -2 बचा, एक H गया तो HPO4 हो गया, OH- बच गया, निकल गया। अब बताओ KW, यहां चूंकि प्रोडक्ट में एसिड बना है बेटे, प्रोडक्ट में एसिड बना है इसलिए KW/Ka होगा, और चूंकि यहां पर चार्ज 3 है तो K3 हो जाएगा। बताओ बेटा, क्या कोई भी रिएक्शन बेटा, किसी भी रिएक्शन का हाइड्रोलाइसिस का KH1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और इसी से अभी पीएच का फॉर्मूला निकालूंगा, देखिएगा आप। अभी FeCl2 की बात करें तो यहाँ Fe+2 अब डायरेक्ट बोलते हैं, और +2 है चूंकि यहां पर इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे बेटा तो ये कुछ रिएक्शन ये आएगा। नाउ अब बेटा चूंकि यहां पर बेस बन रहा है, देखो FeOH बेस है ना, बेस बन रहा है तो KW/Kb होगा, और यहां पर चार्ज +2 है इसलिए Kb2 होगा। बोलो ना जनाब, अरे बोलो ना जनाब, कहानी समझ में आ रही है क्या, कहानी समझ में आ रही है क्या, मतलब किस तरह से आपको रिएक्शन। अब ऐसा लिखा तो इसका फायदा क्या मिला हमको, अब अगर हमने ऐसा लिखा तो बेटा इसका हमें फायदा क्या मिला, अब जरा वो देखते हैं, तो इसका फायदा भी देखते हैं।
चलिए देखिए क्या है। ये अभी मैंने बताया था, कैसे याद रख पाओगे बेटे? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, समझना समझना। तो जब आपने NH4 प्लस का, अब तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, ऐसे ही सोचो, अब रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही सोचो, दिमाग लगा क्या, NH4 प्लस वीक वाला है ना, तो ये क्या करेगा, OH लेगा, बेस बनाएगा, यानी कि KB आएगा, यानी KB आएगा। अच्छा बेस बनाएगा, चूंकि प्लस है इधर, याद करो, तो इधर प्लस है, इस पर प्लस है ना NH4 पर बेटे, NH4 है बेटे, तो OH को ले लिया था, तो पानी का H प्लस बच गया था सोल्यूशन में, H प्लस बच गया, इसका मतलब सोल्यूशन एसिडिक था, H प्लस बच गया था सोल्यूशन, इसका मतलब वो एसिडिक था। ऐसे सोचो फटाफट, H प्लस प्लस, देखो कैसे सोचना है, ये भी जरा देखो, आप फॉर्मूला बिल्कुल भी मर्ज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको खुद उसी टाइम पे लिखना है। HOH किया, देखो ये चूंकि प्लस है तो बेटा इसने माइनस ले लिया, तो यहाँ पर इसने बना दिया NH4OH। अब मैं दोबारा रिएक्शन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करूंगा, और प्लस बेटा यहाँ पर चूंकि OH ले लिया तो H प्लस, अब H प्लस बना तो सोल्यूशन एसिडिक हो गया, तो एसिडिक हो गया तो पीएच लिखोगे, देखो अभी बताया था। अब मुझे आप एक चीज बताओ बेटा, चूंकि इस प्रोडक्ट में बेस बन रहा है, अच्छा बेटा ये बिना रिएक्शन लिखे सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? सीधे आप इसको काटते हैं ऐसे, चलो हमने काटा है इसको, अच्छा क्या बचा NH4 प्लस, अच्छा NH4 प्लस तुरंत बताओ कि H प्लस पानी के पास गया, तो पानी से ये क्या लेगा, प्लस है तो माइनस लेगा, OH माइनस ले लिया, तो पानी का H प्लस बच गया, H प्लस उधर गया, सोल्यूशन एसिडिक हो गया, पीएच हो गया। अब चूंकि NH4OH बनाया इसने, तो प्रोडक्ट में बेस बना, तो बेस बना इसका मतलब KB आने वाला है, तो बस H प्लस आया तो पीएच लिख ले, तो 1/2 pKw माइनस pKb माइनस log C, C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया आयन, भूलना नहीं, ये छोटी बात है बट भूल जाते हैं लोग, गड़बड़। सिमिलरली ये रिएक्शन लिखना मैंने आपको बता दिया था, इसका भी बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, देखो Fe+3 है बेटे, Cl को आपने काट दिया, चलिए काट दिया, Fe+3 का, अब चूंकि इस पर प्लस है बेटा, तो अब सोचो जरा ध्यान से सोचो, प्लस अगर है तो वाटर से OH लेगा, तो ये FeOH+2 बनाएगा, यानी बेस बनाएगा, यानी KB आएगा। अच्छा कौन सा KB आएगा, चूंकि FeOH होल थ्राइस इसका बेस है बेटे, इसका बेस चूंकि FeOH होल थ्राइस है, तो बेटा बेस इसका FeOH होल थ्राइस है, इससे 3 OH निकल सकते हैं, यानी इसका KB1 का वैल्यू भी दिया होगा, KB2 का वैल्यू भी दिया होगा, KB3 का वैल्यू भी दिया होगा। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आपको, टेंशन नहीं लेना। अब कौन सा KB लें, तो भैया अभी मैंने बताया था कि जो भी यहाँ प्लस चार्ज है वो लेना है, तो जो भी यहाँ पे चार्ज है वो लेना है, 3 है, तो बेटा बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, pKb3 आ जाएगा। जैसे इसका आप KH1 लिखते तो क्या लिखते, KW/KB3, वही चीज़ तो, चूंकि KB3 आया, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, पूरा सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला निकालोगे, डिराइव करके, डिराइव में नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ KB3 आ जाएगा, माइनस pKb3। कहानी क्लियर। अब जैसे यहाँ +2 है बेटे, तो बताओ बेटा फिर से देखो, अब चूंकि +2 यहाँ पर खुद सोचो, जब ये पानी के पास जाएगा तो OH लेगा, तो FeOH+1 हो जाएगा, यानी बेस बनेगा प्रोडक्ट में, बेस बनेगा तो KH1 आपका जो आएगा, KH1 जो आपका आएगा, KH1 जो आपका आएगा, सोचो कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं करना, KW/KH1। अब चूंकि Fe+2 है, तो जो प्रोडक्ट में बेस बना है तो KB आएगा, और चूंकि 2 है तो KB2 आ जाएगा। बेटा चूंकि प्लस चार्ज है तो उधर H प्लस आएगा, तो हम पीएच का फॉर्मूला लिखेंगे, 1/2 pKw। प्रोडक्ट में चूंकि बेस बन रहा है तो KB आएगा, और कौन सा, KB2 आएगा, या आप यहां से देख लो, माइनस log C। सिमिलरली आप इसकी बात करो, Na को काट दो, स्पेक्टेटर आयन, सल्फाइड आयन आ गया। अब सल्फाइड आयन सोचो, सल्फाइड आयन बेटा अगर पानी से क्या ले सकता है, माइनस है तो H प्लस लेगा, H प्लस लेगा तो सोल्यूशन में क्या बच जाएगा, OH माइनस, लो POH आ गया। हालांकि फॉर्मूला में लिख रहा हूं, बट मैं चाह रहा हूं कि आप डायरेक्ट लिखो, इसलिए मैं उसी तरह से आपको समझा रहा हूं, POH आ गया, राइट। अब चूंकि H प्लस ये लेगा पानी से, तो HS माइनस बनाएगा, HS माइनस एसिड, एसिड है, इसका मतलब Ka आने वाला, इसका अगर हम KH1 लिखें तो आप क्या लिखोगे, KW, और प्रोडक्ट में एसिड बनेगा तो Ka आएगा, चूंकि 2 चार्ज है तो Ka2 आ जाएगा, लो वही फॉर्मूला। सो 1/2 pKw माइनस pKa था, बट यहाँ pKa2 हो जाएगा माइनस log C। बेटा मल्टीवैलेंट का कोई भी रिएक्शन, कैसा भी रिएक्शन ऐसे नहीं चुटकी लिख सकते हो आप। चलो इसका लिख के दिखाओ, फॉस्फेट आयन का लिख के दिखाओ। अब फॉस्फेट आयन है, अब बेटा बताओ इसमें, अब जैसे यहाँ पर ये H2 माइनस, तो बेटा इसमें H2S आएगा, और जो H2S होगा बेटा उसमें 2 होते हैं, K1 भी होता है क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, K2 होता है, कौन सा लें आपको पता चल गया। ऐसे यहाँ पर जो इसका वीक एसिड होगा H3PO4 होगा। अब क्या क्या हो सकता है बेटा, K1 हो सकता है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, K2 हो सकता है, और K3 कौन सा लेने वाला है, आपको पता है कि -3 चार्ज है, और चूंकि फॉस्फेट आयन है, ये पानी से क्या लेगा बेटे, पानी से क्या लेगा, जल्दी बोलो, H प्लस लेगा, तो पानी से H प्लस लेगा तो क्या बनाएगा, HPO4 2- एसिड बनाएगा, यानी KH1 जो इसका होगा, KH1 जो होगा बेटा, समझ में आ रहा है ना कहानी, मजा आ रहा है। कमेंट किया करो भाई, कमेंट किया करो, मुझे कमेंट का इंतजार रहता है बेटे, देखो है ना, देखो मस्त तरीके से, KW बाय, चूंकि यहाँ पर 3 है, चूंकि प्रोडक्ट में क्या बना, एसिड बना, इसलिए Ka आ जाएगा, चार्ज 3 है तो 3 हो जाएगा। तो बेटा बताओ इसका जब फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, POH = 1/2 pKw माइनस pKa3 माइनस log C। अब बेटा बताओ, चाहे मोनोवैलेंट हो, चाहे मल्टीवैलेंट हो, चाहे कोई सा भी केस हो दुनिया का, आप चाहे पीएच या पीओएच का फॉर्मूला लिख सकते हो क्या। अच्छा एक बार आपको पीओएच पता चल गया, तो आपको पता है कि पीएच प्लस पीओएच बेटा क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस और 14 होता है।
तो अगर आपको पीओएच पता है बेटा तो पीएच निकाल सकते हो ना, तो कोई टेंशन नहीं। 14 माइनस आप पीएच कर दो, पीओएच कर दो, तो यहां से आपको पता चल जाएगा। 14 माइनस पीओएच कर दो तो पीएच आ जाएगा। जैसे आप इसका पीओएच निकाल लोगे, उसके बाद 14 माइनस कर दोगे तो इसका पीएच पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बेटे, क्या मैंने मोनोवैलेंट और मल्टीवैलेंट आपको समझा लिया बेटे? क्या मैंने आपको मोनोवैलेंट और मल्टीवैलेंट समझा लिया क्या बेटे? आप मुझे बताओ, क्या यहां तक कहानी एकदम क्लियर हो गई कि नहीं होगी? किसका हाइड्रोलाइसिस होगा, कि H1 क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा? क्या फॉर्मूला आपको रट्टा मारना पड़ेगा? क्या तरीका समझ गए कि फॉर्मूला कैसे बनाना है? तो सिंपल तरीका, कोई रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, जरा देखिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं एम्फीप्रोटिक एनायन एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन, कि एम्फीप्रोटिक एनायन क्या होते हैं और इनका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, और फिर इनका अगर हाइड्रोलाइसिस होगा तो उसका पीएच क्या होगा। सो अब ये बहुत अच्छा केस है, यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे और बहुत तगड़े, बहुत बढ़िया। तो पहले तो मैं आपको एम्फीप्रोटिक एनायन क्या होता है वो बताऊंगा, उसका आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि कैसे इनका पीएच निकालते हैं और क्या करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से विद प्रॉपर वीकेएसटी। बात समझ रहे हो? और उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे, है ना? ओके, ठीक है बेटे। तो पहले ये समझते हैं कि एम्फीप्रोटिक एनायन क्या होता है और उसको पहचानेंगे कैसे, उसके बाद फिर इसका पीएच और H+ या OH- क्या होगा उसकी बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें बेटे किसकी, कि एम्फीप्रोटिक एनायन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, एनायन व्हिच कैन लूज एज वेल एज एक्सेप्ट प्रोटॉन H+, ऐसा एनायन जो H+ ले भी सकता है और दे भी सकता है, उसको हम बोलते हैं एम्फीप्रोटिक एनायन। तो जो H+ ले भी ले और दे भी दे, दोनों काम कर सकता है, ऐसे इसको हम बोलते हैं क्या, एम्फीप्रोटिक एनायन। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। बट इस एम्फीप्रोटिक एनायन को समझने के लिए बेटे बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से हमें वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर ऑफ एसिड पता होने चाहिए। और किसी भी एसिड का जो वैलेंसी फैक्टर होता है या एन फैक्टर होता है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मैक्सिमम रिप्लेसेबल H+ आयन प्रेजेंट इन 1 मोल एसिड। 1 मोल एसिड में जो होता है बेटा H+ आयन प्रेजेंट, है ना, उसको हम बोलते हैं उसका क्या, वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड किसी भी रिएक्शन में। बात समझ रहे हो? सो वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर ऑफ एसिड इज नंबर ऑफ मैक्सिमम रिप्लेसेबल H+ आयन प्रेजेंट इन 1 मोल एसिड। अच्छा, ये क्यों बता रहा हूं, अभी आप थोड़ी देर, थोड़ा सा इसमें भी 2-4 मिनट इंतजार करो, पहले समझो एक चीज को, सीखो। देखो जरा क्या है, मैंने लिख रखा है, कोई टेंशन नहीं, फटाफट आप देखते जाएं बस। देखो, हमने यहाँ पर एसिड लिखे, यहाँ पर उनका वैलेंसी फैक्टर, तो एसिड और बेस का वैलेंसी फैक्टर। बेस का कोई टेंशन नहीं है, किसी भी बेस में जितने OH- होते हैं वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। जैसे आपने NaOH लिखा, तो बेस इसमें एक OH है, एक वैलेंसी फैक्टर। आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा, इसमें बेटा 2 OH है, वैलेंसी फैक्टर 2, कोई दिक्कत नहीं। आपने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखा, इसमें 3 है, वैलेंसी फैक्टर 3, कोई दिक्कत नहीं। और आपने सपोज थोरियम हाइड्रोक्साइड लिखा, THOH होल 4, तो इसमें 4 है, OH है, तो वैलेंसी फैक्टर 4, बेस नो प्रॉब्लम। एसिड को थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर H2SO4 है तो इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, मैक्सिमम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 होंगे, तो इसका F2। अब मैं सीधे F बोलूंगा। HCl का F1 होता है, HI का F1 होता है, एसिटिक एसिड सिर्फ एक H+ देता है, 1 होता है। फॉर्मिक एसिड सिर्फ एक H+ देता है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। ऑक्जेलिक एसिड सिर्फ, ऑक्जेलिक एसिड 2 H+ देता है, तो इसका 2 होता है। कार्बोनिक एसिड बेटा 2 देता है, तो 2 होता है। नाइट्रिक एसिड 1 देता है, 1 होता है। H2S 2 देता है, तो वैलेंसी फैक्टर 2। HClO4 1 देता है, 1। यहां पर भी HClO3 है, 1 देगा, है ना। H4 सिलिसिक एसिड इसको हम बोलते हैं, H4SiO4 ये 4 H+ देता है, वैलेंसी फैक्टर 4 होता है। बोरिक एसिड, ध्यान रखना बेटा, दिखते यहाँ पे 3 रहे हैं, बट ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर पाता है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, राइट। और फिर ये फास्फोरस के जो एसिड्स हैं बेटा, H3PO4 का 3 होता है, H3PO3 का 2 होता है, H3PO2 का 1 होता है। इसका याद रखने का वो सिंपल सा तरीका हमने बताया था, क्या कि आप यहाँ पर फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं बेटे, H3PO4, H3PO3, H3PO2। तो इसका सिंपल याद रखने का तरीका कि इसमें 4 ऑक्सीजन 1 कम कर दो, वैलेंसी फैक्टर 3, 3 ऑक्सीजन 1 कम कर दो, वैलेंसी फैक्टर 2, 2 ऑक्सीजन 1 कम कर दो, वैलेंसी फैक्टर 1। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। यहां पर H3PO4 पर मैंने स्टार मार्क किया है, इसको समझाऊंगा आपको। तो आई होप कि आपको, अब चूंकि ये चीज मैंने बताया, तो आगे हम जब एम्फीप्रोटिक एनायन को पहचानने की बात करेंगे तो इन सब चीजों को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, तो वहां पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको ध्यान से देख लो। और आई होप कि आपको पता होगा, बहुत अच्छे से जान रहे होगे, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस एक्चुअली, है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, जरा देखो कैसे। तो एम्फीप्रोटिक एनायन क्या होता है, जो ले भी सकता है, दे भी सकता है, क्या, H+। जरा देखो कैसे। तो इसका तरीका क्या होगा, जो भी एनायन है, अब बेटा ध्यान से देखना आराम से, जो भी एनायन है सबसे पहले उसका ओरिजिनल एसिड सोच लो। तो जैसे HS- है, तो आपको पता है ना HS- का ओरिजिनल एसिड क्या होगा, H2S होगा। तुरंत उसका वैलेंसी फैक्टर सोचो, 2, यानी H2S मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। समझना बात को तरीके से समझना। HS- का जो ओरिजिनल एसिड है वो क्या है बेटा, H2S है। समझ रहे?
यानी कि अगर H2S होता तो उसका मैक्सिमम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना होता? 2 होता। तो सबसे पहले क्या करो, तो तरीका क्या होगा कि थिंक, वेरी फर्स्ट थिंक, है ना, ओरिजिनल H2 ऑफ दैट एनायन एंड इट्स वैलेंस फैक्टर, जिसका मतलब ये मैक्सिमम 2 रिप्लेस कर सकता है। अब HS माइनस के पास वापस आ जाओ, तो बेटा H2S अगर होता तो 2 रिप्लेस कर सकता था, और यहां तो HS माइनस है, इसका मतलब H2S एक रिप्लेस ऑलरेडी कर चुका है, तो एक तो और बचा ना, तो एक कर चुका है और ये मैक्सिमम 2 कर सकता था, तो एक और बचा, ये भी कर सकता है क्योंकि 2 कर सकता है, 2 हैं, दोनों कर सकता है, तो एक कर सकता था, एक और बचे, इसको भी रिप्लेस कर सकता है, तो यहां से H प्लस निकलेगा तो H2 माइनस बनेगा, और माइनस चूंकि चार्ज इस पर है तो H प्लस ले सकता है, H प्लस और माइनस मिलेगा तो प्लस और माइनस मिलके यहां से H2S बना देगा। तो इसने देखो दे भी दिया, ले भी लिया, इसलिए ये एम्फीप्रोटिक है। सिमिलरली HSO, मैं एक एक बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि काफी लोग गड़बड़ करते हैं यहां पर। HSO4 माइनस, तुरंत उसके ओरिजिनल पे जाओ, H2SO4। सबसे पहले देखो कि वो जो ओरिजिनल एसिड है बेटा, वो मैक्सिमम कितनी रिप्लेस कर सकता है? 2 कर सकता है। चलिए ठीक है, ये बात आप समझ गए। क्या यहां पर जब गए तो ऑलरेडी एक रिप्लेस कर चुका है, और करे कितना सकता है? 2 कर सकता है, तो एक ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है, तभी तो ये HSO4 माइनस बना है। यानी कि एक और बचा है और मैक्सिमम 2 कर सकता था, एक कर चुका है, तो एक और भी कर सकता है ये, तो एक H प्लस रिप्लेस करेगा और HSO2 माइनस बनाएगा, और H प्लस ले लेगा अगर, तो बेटा ये H प्लस लेके यहाँ पे H2 और प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो H2SO4 बने। तो यानी ले भी रहा है, दे भी रहा है, एम्फीप्रोटिक, ले भी रहा है, दे भी रहा है, एम्फीप्रोटिक। अब आते हैं H3PO3 में। H3PO3 अभी बताया था कि H3PO4 अगर होता तो 3 होता, H3PO3 वाले होता तो इसका वैलेंस फैक्टर 2 होता, H3PO2 होता तो इसका वैलेंस फैक्टर 1 होता। चलिए अभी चूंकि अब देखो इसको देखा और तुरंत इसके ओरिजिनल पे गए, ओरिजिनल H3PO3 इसका वैलेंस फैक्टर 2। ये मैक्सिमम बेटा कितनी रिप्लेस कर सकता है? 2 कर सकता है, मैक्सिमम 2 कर सकता है। अच्छा यहां से अगर एक निकालोगे तभी तो H2 बना, इसका मतलब यहां से एक निकल चुका है, तो एक और कर सकता है इसके पास 2, लेकिन अब मैक्सिमम चूंकि 2 कर सकता था, तो देखो H3PO3 से अगर एक हाइड्रोजन निकालोगे बेटा तभी तो H2 हो जाएगा ना, एक निकल गया, यानी कि एक निकल गया है, मैक्सिमम ये 2 निकाल सकता था, तो एक और निकाल सकता है। यस, निकाल दिया इसने, HPO3-2 बना दिया और H प्लस लिया तो H3PO3 बना दिया। इट मींस दिस इज एम्फीप्रोटिक एनायन। बट यहां पे आओ, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका ओरिजिनल एसिड अगेन H3PO3, राइट। H3PO3 का वैलेंस फैक्टर बेटा कितना होता है? 2। ये मैक्सिमम 2 रिप्लेस कर सकता है, तो देखो यहां पे 3 है और यहां पर 1 बचा, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मैक्सिमम कर सकता था, ये ऑलरेडी 2 रिप्लेस कर चुका है, ऑलरेडी ये 2 रिप्लेस कर चुका है, तो बेटा अब ये बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं करने वाला। आप समझ में आया वैलेंस फैक्टर का क्या लॉजिक था? इसका मतलब ये H प्लस दिख तो रहा है बट ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, है ना। तो अगर ये H प्लस दे नहीं पाएगा, हाँ ले जरूर सकता है क्योंकि माइनस है तो H प्लस ले लेगा, तो यहां पर H2PO3 माइनस बना देगा, बट बेटा ये रिप्लेस नहीं कर सकता है। और एम्फीप्रोटिक वो होते हैं जो दे भी और ले भी, बेटा ये ले तो रहा है, दे नहीं रहा है, इसलिए दिस इज नॉट एम्फीप्रोटिक। क्रॉस कर दिया, देखो यहाँ पे लॉजिक समझ में आया। अब H2PO2 माइनस को देखते हैं, एग्जाम्पल देखे मस्त पहचानने का। अभी आपको एक और वीकेएसटी बताएंगे, और खटाक से करो और बहुत जल्दी करोगे, फॉर्मूला बताएंगे आपको उसका। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहले इसका ओरिजिनल सोचो, तो इसका ओरिजिनल क्या होगा? H3PO2 होगा। अब H3PO2 का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, यानी मैक्सिमम बेटा ये एसिड मैक्सिमम 1 को रिप्लेस कर सकता है। तो देखो यहां पर 3 है और यहां पर 2 है, अरे भाई साहब, है ना। तो आप देखोगे, बोलोगे अरे अच्छा इसके पास 3 है और यहां पर 2 है, इसका मतलब ये एक ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है, एक ही रिप्लेस कर सकता था और एक ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है। इसका मतलब ये और हाइड्रोजन को रिप्लेस अब नहीं कर सकता, तो देखो नहीं निकल पाएगा। हाँ ले जरूर सकता है, लेके ये बना देगा, बट बेटा लेना देना अगर है तभी एम्फीप्रोटिक होगा, अगर लेना देना दोनों नहीं है तो एम्फीप्रोटिक नहीं होगा। केवल लेने से नहीं होगा, केवल देने से नहीं होगा, लेना भी होगा देना भी होगा, तभी एम्फीप्रोटिक होगा। इट मींस दिस इज नॉट एम्फीप्रोटिक। नाउ अब H2BO3 माइनस की बात करते हैं, जरा इसको देखते हैं। थिंक अबाउट इट्स ओरिजिनल एसिड, एकदम तरीका समझ लो, एकदम 0.001% की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए एम्फीप्रोटिक को पहचानने में, अदरवाइज आप फॉर्मूला लिखने में गड़बड़ कर दोगे, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं अभी पीएच निकालने का। तो बेटा H2BO3 माइनस है, इसका जो ओरिजिनल एसिड है वो H3PO3 है, तो भैया इसका वैलेंसी फैक्टर बोरिक एसिड का 1 होता है, यानी कि मैक्सिमम एक ही रिप्लेस कर सकता है। तो अब देखो यहां पर 3 है, इधर देखा 2, अरे अच्छा क्या बोलोगे? अच्छा इसके पास 3 है, यहां पे 2 हैं, एक कहां गया? मतलब ये एक ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है।
तो भैया ये एक ही तो कर सकता था जो कि कर चुका है, अब ये नहीं करने वाला, तो यानी कि H प्लस रिप्लेस नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो बेटा एम्फी प्रोटिक हो ही नहीं पाएगा, है ना। हाँ ले सकता है, माइनस ए प्लस लेके ये H3PO3 बना देगा, तो चूंकि ये रिप्लेस नहीं कर पा रहा है तो ये एम्फी प्रोटिक नहीं होगा। लेना देना दोनों होने चाहिए, तो यहाँ पर लेना तो है, देना नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये एम्फी प्रोटिक नहीं होगा। चलिए और आगे बढ़ें आप, और देखें, मस्त मस्त चीज़ों को समझें बेटा, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। चलिए और एग्जाम्पल दिखाएंगे हम आपको, H2PO4 माइनस। चलिए अब आइए, अब बेटा बताओ इसका ओरिजिनल एसिड H3PO4, अब फटाफट देखते चले जाओ। ये मैक्सिमम 3 रिप्लेस कर सकता है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, यानी अभी एक ही किया है, और ये तो 3 कर सकता है, तो भैया आसानी से निकाल देगा, H प्लस निकाल देगा, H प्लस ले लेगा, एम्फी प्रोटीन। H3PO4 इसका ओरिजिनल आया, ये इसका वैलेंस वेक्टर 3 होता है, ये मैक्सिमम 3 कर सकता है। देखो यहाँ 3, यहाँ पर 1, इसका मतलब ये 2 कर चुका है, 3 कर सकता है तो 2 कर चुका है, देखो 3 और यहाँ पर 1 है, तो बेटा बताओ इसका मतलब ये तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकता है, यस, तो ये हो गया। सिमिलरली फॉस्फेट आयन यहाँ पर देखो बेटा, अब एक चीज बताओ बेटा, इसके पास तो H प्लस है ही नहीं ना, जब है ही नहीं तो रिप्लेस कहां से करेगा, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, छोड़ दो यहीं से। यानी एक चीज यहां से क्लियर हुई कि एम्फीप्रोटिक एनायन होने के लिए उसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है उस आयन के पास, तो बेटा इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, जब है ही नहीं तो देगा ही नहीं, सो दिस इज नॉट एम्फीप्रोटिक। अब बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, इसका ओरिजिनल एसिड H2CO3, मैक्सिमम ये 2 कर सकता है, तो देखो यहां पर 2 है, यहां पर 1, यानी 1 कर चुका है, तो एक और भी कर सकता है क्योंकि मैक्सिमम 2 कर सकता है, तो ये हो गया। एसिटिक एसिड की बात करें तो बेटा इसका वैलेंस वेक्टर 1 होता है, 4 दिख रहे हैं बट होता 1 है, एक ही H प्लस रिप्लेस करता है ये वाला। तो बेटा बताओ इसके पास ये वाला हाइड्रोजन तो ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है, अब एक ही वैलेंसी फैक्टर था तो ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है, तो बेटा अब ये रिप्लेस नहीं कर सकता है, सो दिस इज नॉट एम्फीप्रोटिक, समझ गए। सिमिलरली फॉर्मिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, यानी ये वाला H प्लस को सिर्फ एक ही H प्लस को इस वाले H प्लस को ये रिप्लेस कर सकता है, तो बेटा इसको ऑलरेडी कर चुका, दिख रहा है आपको साफ साफ, इसका मतलब ये आगे अब नहीं करेगा, सो दिस इज नॉट एम्फीप्रोटिक। तो ये तो आपका एकदम जबरदस्त तगड़ा एकदम ओरिजिनल मेथड बताया मैंने आपको, समझ गए बेटे बात। अब क्या कि अब अगर आप और जल्दी करना चाहते हो तो चलो और जल्दी, अब फॉर्मूला बताते हैं, खुद का बनाया हुआ VKST फॉर्मूला, जरा देखो क्या है। सबसे पहले देखो हाउ टू आइडेंटिफाई एम्फीप्रोटिक एनायन, मैंने कुछ लिखा है, एम्फीप्रोटिक एनायन के लिए हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन एनायन। ये बात तो आप समझ गए हो कि भाई हाइड्रोजन होगा तभी तो देगा, और देगा तभी देगा और लेगा तभी तो एम्फीप्रोटिक होगा, तो जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो एम्फीप्रोटिक तो भूल जाओ, हो ही नहीं सकता एम्फीप्रोटिक को, पहली चीज तो ये। एंड इफ हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन एनायन देन नो एम्फीप्रोटिक, पहली कहानी हो गई। अब इसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि एम्फीप्रोटिक एनायन को पहचानने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट थिंक ओरिजिनल एसिड ऑफ एनायन और उसका वैलेंसी फैक्टर जो आपको मैंने बताया, देन फाइंड एम्फीप्रोटिक इंडेक्स, तो आपको AI डिस्कस करना होगा। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताने जा रहा हूं, बस ये ट्रिक एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं होगा, बाकी सबके लिए वैलिड होगा, तो मैं बता दूंगा आपको अभी, है ना। देन फाइंड एम्फीप्रोटिक इंडेक्स, एम्फीप्रोटिक इंडेक्स क्या होता है सब बताता हूं अभी आपको, समझ रहे हो। तो सबसे पहले उसका ओरिजिनल एसिड देख लेना है ना, उसका वैलेंसी फैक्टर देख लेना, उसके बाद फिर एम्फीप्रोटिक इंडेक्स निकालो। देखो कैसे, देखिएगा जरा ध्यान से। एम्फीप्रोटिक जो इंडेक्स होता है ये VKST है बेटा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला, कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लेना, ठीक है। बहुत कुछ खुद बनाया है, बहुत सारे क्वेश्चन खुद फ्रेम किए हैं स्पेशली आपके लिए बेटा, बहुत मेहनत की है, ये समझ लो आप, ठीक है। तो वो होता है बेटा वैलेंसी फैक्टर, आपको अभी मैंने बता ही दिया था, उसके बाद माइनस होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एनायन। सो एम्फीप्रोटिक इंडेक्स क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर माइनस NH नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एनायन। भैया लोग खत्म कहानी, कुछ सोचना ही नहीं है। अब अगर एम्फीप्रोटिक एनायन का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 आ जाता है देन एनायन एम्फीप्रोटिक होगा, और अगर लेस देन 1 या मतलब लेस देन 1 आ जाए और 1 से छोटा 0 भी होता है, नेगेटिव होता है, यानी 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, लेस देन 1 आ जाए, तो वो एम्फीप्रोटिक नहीं होगा। अभी सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, बट ये बेटा H3PO3 के लिए वैलिड नहीं होता है, दिस इज नॉट वैलिड फॉर H3PO3, फास्फोरस एसिड के लिए वैलिड नहीं होता है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट उसी मेथड से सोच लो, जैसे देखो यहाँ पर देखो H2PO3 माइनस है बेटा, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, H3PO3 का 2 होता है, तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो 2 होता है। अगर आप इसकी बात करो यहाँ पर देखो, है ना, तो बेटा मिला तो इसी एसिड से दोनों है, ये 2 होता है, यहाँ से देखो 3 से 2 हो गया, यानी एक रिप्लेस किया, एक और कर सकता है, तो ये ले भी सकता है, दे भी सकता है, दिस इज एम्फीप्रोटिक एनायन। अब देखो बेटा इसका मैक्सिमम 2 ही रिप्लेस कर सकते हैं, देखो अब 3 से तो यहाँ पे 1 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये 2 ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है, तो अगर ये 2 ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है तो अब ये रिप्लेस नहीं करेगा, इसका मतलब बेटा ये एम्फीप्रोटिक एनायन नहीं होगा, है ना। ये मैंने आपको ये आप एक्सेप्ट इसके अलावा आप ये AI का फॉर्मूला, VKST फॉर्मूला किसी भी आप सॉल्ट के लिए लगा के आप चेक कर सकते हो, आयन के लिए लगा के आप चेक कर सकते हो कि एम्फीप्रोटिक है कि नहीं है। दिखाता हूँ अब एग्जाम्पल से, देखो कैसे, जरा देखो।
सिंपल, फटाफट देखते चले जाओ जरा सा बेटा। बताओ बताओ आप मुझे, आप ये बताओ सबसे पहले आप, चलो वीकेएसटी का एम्फीप्रोटिक का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। क्या था फॉर्मूला देख लो जरा सा एक बार। वैलेंसी फैक्टर ऑफ ओरिजिनल एसिड और उसके बाद कितने हाइड्रोजन एनायन में प्रेजेंट है उनका डिफरेंस लो और चेक करो कि 1 से बड़ा है या 1 है या 1 से छोटा है। अगर ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 है तो एम्फीप्रोटिक होगा, लेस देन 1 0 या नेगेटिव है तो एम्फीप्रोटिक नहीं होगा, राइट, एक्सेप्ट H3PO3। चलो अब जरा देखो, तो देखो बेटा H2SO4 माइनस है, इसका तुरंत ओरिजिनल एसिड देखा H2SO4, वैलेंसी फैक्टर 2 है, वैलेंसी फैक्टर 2 है। चलिए ठीक है, इसको ऐसे लिखो, वैलेंसी फैक्टर 2 है। तो वैलेंसी फैक्टर क्या था, तो फॉर्मूला क्या था बेटा, वैलेंसी फैक्टर माइनस कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 है, तो 2 - 1 आ गया। सो अगर AI आपका है ना क्या ग्रेटर और इक्वल टू 1 है तो एम्फीप्रोटिक होता है। देखो एम्फीप्रोटिक हो गया, कहानी खत्म। चलो अब फटाफट देखो CH3CO माइनस। बेटा ये बताओ, इसका ओरिजिनल एसिड एसिटिक एसिड था, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। अब AI निकालो, तो क्या था वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ दिस इज 1 बेटे, है ना, यहाँ पे 1 होता है इसका वैलेंसी फैक्टर 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इज 3, तो 1 3 करोगे तो ये -2 हो जाएगा। सही कर लेना इसको। तो चूंकि अभी AI लेस देन 1 आ गया ना, माइनस का मतलब लेस देन 1 आ गया, सो नो एम्फीप्रोटिक, कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़िए। फॉर्म इसकी बात करते हैं, फॉर्मेटाइन की बात करते हैं। इसका ओरिजिनल क्या है, फॉर्मिक एसिड है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, तो 1 और माइनस इसके पास एक हाइड्रोजन, देखो माइनस क्या करते हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट, तो 1 है, एनाइन में जो हाइड्रोजन है तो 0 आ गया, लेस देन 0 का मतलब क्या कि 1 से छोटा है, इट मींस दिस इज नो एम्फीप्रोटिक। अरे भाई साहब बताओ, समझ रहे हो ये बेटा वीकेएसटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नाइट्रेट आयन की बात करते तो भैया इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, अब हाइड्रोजन नहीं है तो सीधे काट दो, नहीं है। कार्बोनेट आयन की बात करते हैं बेटा, तो इसका ओरिजिनल एसिड कार्बोनिक एसिड है, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, तो वैलेंसी फैक्टर माइनस हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट कितना है 1, 2 - 1 आ गया, तो अगर AI 1 आ गया तो एम्फीप्रोटिक होगा वो। चलिए आगे बात करते हैं, HS माइनस की बात करते हैं। इट्स ओरिजिनल एसिड इज H2S, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो AI क्या होगा 2 माइनस हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट, 2 - 1 1, तो AI आपका ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, एम्फीप्रोटिक होगा ये। लीजिए एम्फीप्रोटिक। H2PO4 माइनस की बात करते हैं। इट्स ओरिजिनल एसिड इज H3PO4, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 3 होता है, तो 3 माइनस हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट 2, सो 3 - 2 1, AI ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, एम्फीप्रोटिक होगा, दिस विल बी एम्फीप्रोटिक। अरे भाई साहब क्या चाहिए आप, देखो जरा सा, HPO4 2 माइनस, इट्स ओरिजिनल एसिड इज H3PO4, तो वैलेंसी फैक्टर 3 है, तो 3 माइनस इसके पास एक हाइड्रोजन है 2, सो ग्रेटर देन 1 आ गया, एम्फीप्रोटिक है। अब ये देखो ये H3PO4 एक्सेप्शनल केस था, तो अगर आप यहाँ पर AI का फॉर्मूला लगाओगे तो 0 आ जाएगा। देखो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2 - 2 0 आ जाएगा, और 0 आने से हमने कहा था ना लेस देन, मैंने कहा था ना AI अगर आपका लेस देन 1 है तो एम्फीप्रोटिक नहीं होगा, बट दिस इज एम्फीप्रोटिक। तो इसको वैसे ही डायरेक्ट जैसे मैंने आपको बताया वैसे सोच लो। तो सिर्फ H3PO4 का H3PO3 का केस है, तो बस वहाँ पे केयरफुल रहना, राइट। चलो सिमिलरली बेटे अगर आप इसकी बात करो तो ये भी H3PO4 H3PO3 का केस है, तो ये आप देख लेना, है ना। तो अकॉर्डिंग टू AI है ना ये होना चाहिए था, बट दिस इज नॉट, ये आपको पता है, बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ो, इस पे बात करते हैं। H2PO2 माइनस की बात करते हैं। इसका ओरिजिनल एसिड बेटे क्या है, H3PO2 है, तो वैलेंसी फैक्टर 1 है, चलिए 1, राइट। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो 1 - 2 -1 आ गया। अरे भैया लेस देन 1 आ गया, नो एम्फीप्रोटिक, कहानी खत्म। H2PO3 की बात कर ले माइनस की, तो बेटा इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, तो AI निकाला तो 1 माइनस 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, -1 आ गया। अब AI लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब नो एम्फीप्रोटिक। बताओ बेटा, तो ये वीकेएसटी से भी आप डायरेक्ट एम्फीप्रोटिक बता सकते हो, एक्सेप्ट H3PO3, एक्सेप्ट H3PO3, एक्सेप्ट H3PO3। अब बताओ मजा आई, आनंद आया। तो इस तरह से आप एम्फीप्रोटिक, अब आप बोलो सर इतनी देर से एम्फीप्रोटिक 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 कर रहे हो सर, क्यों कर रहे हो, क्या मतलब है इसका, अब आगे तो बताओ जनाब। तो चलिए क्यों हमने ऐसा काम किया, क्यों हमने ऐसे कांड किए, अभी आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जनाब। अब तो देखिए पहला केस जो मैं लेने जा रहा हूँ, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन। अब इनका कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब तरीका समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एम्फीप्रोटिक एनायन की बात है तो भैया पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो एम्फीप्रोटिक एनायन उसके अंदर है कि नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और एम्फीप्रोटिक एनायन का सॉल्ट है, तो वो जैसे कि हम एक एग्जांपल आपको यहीं पे दिखाएं, अगर आपको कष्ट ना हो तो हम यहीं पे दिखाना चाहते हैं। जैसे हमने कहा कि बेटा हमारे पास NaHS है, तो ये तो देखो Na कहाँ से मिला, NaOH से मिला, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा ये सॉल्ट है, अब HS माइनस कहाँ से मिला, HS माइनस, अब बताओ बेटा HS माइनस, अब इसमें AI निकाल लो इसका, तो इसका AI क्या होगा बताओ बेटा, है ना। वैलेंसी फैक्टर इसका ओरिजिनल क्या होता है, H2S होता है, समझ रहे हो ना बेटा। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, माइनस हाइड्रोजन प्रेजेंट है 1, तो ये आपका 1 आ गया, तो AI ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, इट मीन्स दिस इज एम्फीप्रोटिक एनायन, एम्फीप्रोटिक एनायन। या आप जो मैंने मैकेनिज्म बताया वहाँ से सोच लो, है ना। जैसे हमने कहा कि हमारे पास है NaHCO3, तो देखो तो ये क्या बन गया बेटा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस
और ये देखो आयन एम्फीप्रोटिक है ना, सो इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन, समझ रहे हो। अब ये है देखो, तो ये NaOH से मिला, यहाँ पर K भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब HCO3 माइनस पे जाओ, तो HCO3 माइनस एम्फीप्रोटिक है कि नहीं, फटाफट सोचो, फटाफट सोचो। तो इसका ओरिजिनल एसिड क्या है, H2CO3 है, फटाफट सेकंड्स में होना चाहिए, इसका वैलेंस फैक्टर 2 होता है, तो भैया 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, 2 - 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। यस, AI जो आपका आया, क्या आया बताओ बेटा, ग्रेटर और इक्वल टू 1 आया, इट मींस दिस इज एम्फीप्रोटिक। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एम्फीप्रोटिक है ना। जैसे हमने कहा कि हमारे पास है बेटा Na2HPO4, राइट। अब हमने यहां से क्या किया, HPO4 माइनस को बाहर निकाला, -2 आएगा यहाँ पर। अब बेटा बताओ, इसका ओरिजिनल जो होता है वो H3PO4 होता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 3 होता है। तो देखो 3 माइनस AI निकालो इसका, समझ रहे हो ना बेटा, 3 माइनस और यहाँ पर 1 इक्वल टू 2 आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया, या ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये एम्फीप्रोटिक है। सो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एम्फीप्रोटिक है। लेकिन अगर यहीं पर ये ले लेते NaHPO2, तो इसका जो ओरिजिनल जाता है वो क्या होता है, H3PO2 होता है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। और यहाँ से HPO2 को बाहर निकालते हैं अगर हम, तो यहाँ पर माइनस आता है। इसका अगर हम AI निकालते तो बेटा वैलेंस फैक्टर 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, 0 आ जाता है, लेस देन 1 आ जाता, सो दिस विल बी नॉट, सो दिस इज नॉट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन। इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्ट दिख जाए और आपको यहाँ हाइड्रोजन दिख जाए तो आप बोलते ना कि भाई सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन, नहीं। अब पहचाना सीख गए बेटे, क्या पहचाना सीख गए बेटे, बोलो यस और नो, सीख गए ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। देखिए जना, गौर फरमाइएगा। अब देखो यहाँ पे HS माइनस है, अब एम्फीप्रोटिक मैं निकालना सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट बोलूंगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे HS माइनस है, यहाँ पर आपका जो एम्फीप्रोटिक यहाँ पर आएगा HPO4 माइनस आएगा, यहाँ पर जो आपका आएगा H2PO4 माइनस आएगा। अब इनका फॉर्मूला क्या होगा वो जरा देखो सिंपल तरीके से, देखो कैसे। तुरंत इसका ओरिजिनल सोच लो, ओरिजिनल क्या H2S है, H2S है तो बेटा 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता नहीं है, तो इसका Ka1 भी होगा, Ka2 भी होगा, ठीक है। अब इसका H+ या pH का फॉर्मूला क्या होगा सुनना, इसका वैलेंस फैक्टर होता है 2। अब ये एम्फीप्रोटिक है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, एकदम है, आपको पहचाना सिखा चुका हूँ, तरीका बता चुका हूँ। अब सुनिएगा जरा सा बेटा, एक H2S के पास 2 हाइड्रोजन थे, क्या एक ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है, तो कौन से नंबर का हाइड्रोजन है, क्या ये सेकेंड नंबर का हाइड्रोजन है, भाई पहले तो रिप्लेस हो चुका है, तो आप इस हाइड्रोजन का नंबर पहचानो सबसे पहले, तो क्या ये सेकंड नंबर का हाइड्रोजन है, क्योंकि H2S से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो दिस सेकंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड नंबर। तो जो सेकंड नंबर का हाइड्रोजन होगा बस वहां से शुरू करो, सेकंड नंबर। तब चूंकि ये H है इसके पास, तो हाइड्रोजन की बात हो रही होगी, यानी Ka की बात हो रही होगी, एसिड है ये, तो K सेकंड नंबर का है, तो आप यहाँ Ka2 लिख दो, लिख लिया। और उससे कम तो 2 से कम 1, और इसमें बेटा लगा दो स्क्वायर रूट, दिस विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, और जब इसको pH बनाओगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, सिंपल तरीका pH निकालने का। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी रुको, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं, जरा इसको देखो, HCO3 माइनस है, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल एसिड था H2CO3 था, ध्यान देना बेटा, कोई जल्दबाजी, इस वक्त वैलेंस फैक्टर 2 है, तो यानी मैक्सिमम 2 रिप्लेस कर सकता था बेटे। अब देखो एम्फीप्रोटिक खुद पहचान लेना आप, अब मैं बता चुका हूँ, ये भी एम्फीप्रोटिक है, ये भी एम्फीप्रोटिक है, ये भी आपका एम्फीप्रोटिक है, ये भी आपका एम्फीप्रोटिक है, ये भी आपका एम्फीप्रोटिक है, ठीक। चलिए ओके, नाउ देखो यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग, 2 है, तो बेटा बताओ 2 है और ये मैक्सिमम 2 रिप्लेस कर सकता था, तो जब हम यहाँ पहुंचे तो इसका मतलब ये 1 रिप्लेस कर चुका है, क्योंकि 1 बचा ना, यानी 1 हो चुका है, यानी ये कौन से नंबर का, सेकंड नंबर का, तो सिंपल सेकंड नंबर का, तो कहाँ शुरू करो, K2 से, और उससे 1 कम K1 कर दो, चूंकि एसिड है ना बेटा, तो Ka लिखोगे ना, तो उसे 1 कम करके लिख दो, सीधे pH आ जाए। अब इसकी बात करो, तो बेटा देखो इसका जो ओरिजिनल एसिड था वो था H3PO4 और HPO4 माइनस। अब यहाँ से यहाँ तक जाओ तो बेटा इसका वैलेंसी फैक्टर जो है 3 था, जरा देखो बेटा ये कितने रिप्लेस कर चुका है, देखो 3 था और यहाँ 1 बचा, यानी 2 ऑलरेडी कर चुका है। तो ये कौन से नंबर का हाइड्रोजन है, क्या ये 3rd नंबर का हाइड्रोजन है, यस 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 यस, दिस इज 3rd नंबर हाइड्रोजन जो रिप्लेस हो सकता है। तो 3rd नंबर का, इसका मतलब K3 लिखोगे पहले और उससे जस्ट कम K2। अब लिंक कर पा रहे हो, आई थिंक अब लिंक कर पा रहे हो आप। चलिए अब इस पे बात करें, अब अगर हम इस पे बात करें बेटे, अभी और तगड़ा एग्जांपल देंगे, सब क्लियर हो जाएगा। इस पे बात करें अगर, तो देखो इसका ओरिजिनल सोचो तुरंत, ये होता है H3PO4, चलो यहाँ से आ जाओ, वैलेंसी फैक्टर इसका होता है 3। अब मैंने वैलेंसी फैक्टर लिस्ट क्यों बताया था, आप समझ गए हो ना, 3। अब 3 से 2 हो रहा है, मतलब एक ही किया रिप्लेस है, तो इसका मतलब अब जो नेक्स्ट रिप्लेस होगा वो कौन से नंबर का होगा, सेकंड नंबर का होगा, सेकंड नंबर का होगा। इसका मतलब क्या, K2 और उससे 1 कम K1, pH का फॉर्मूला आपके सामने लीजिए जरा। और एक तगड़ा एग्जांपल देखें आप, अभी शांति से नहीं बैठे, अभी और तगड़ा एग्जांपल देखें, जरा देखिए H6A एक एसिड आपके पास है, H6A है, जिसका वैलेंसी फैक्टर 6 है, 6 रिप्लेस कर सकता है, 6 रिप्लेस कर सकता है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो देखो एनाइन बना के एक इसको थोड़ा सा ध्यान से, H4 और बेटा 2 -2, यहाँ पर H3A
चूंकि यहाँ पर Na3 है तो यहाँ -3 आ जाएगा, और यहाँ पर Ha यहाँ 5 है तो -5 आ जाएगा। अच्छी अच्छी बताओ बेटे, अगर आप इन सब का AI निकाल, एक बार निकाल लें क्या, चेक कर लें क्या ये एम्फीप्रोटिक है क्या, AI निकाल लें तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर है बेटा कितना होता है, 6 है। इसका ओरिजिनल, सबका ओरिजिनल क्या है, 6 यही तो है, तो 6 माइनस कितने ऐड होना है, 4, 4, ये आ गया आपका 2 ग्रेटर और इक्वल टू 1, इसका मतलब ये दिस इज एम्फीप्रोटिक। ये लीजिए यहाँ पर इसका अगर हम AI निकाल लें, अब मजा आ रही है, तो बेटा बताओ वैलेंसी फैक्टर इसका ओरिजिनल का 6 था, माइनस कितने हाइड्रोजन है इसके पास, देखो 3 है तो 3 एम्फीप्रोटिक। अगर हम इसका AI निकाल लें बेटे तो वैलेंसी फैक्टर 6 था ओरिजिनल का, क्योंकि इसका ओरिजिनल तो बेटा यहीं से आ रहे हैं ना ये सारी चीज़ें, HA H3A H4A 6 माइनस कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 1 है, 5 आ गया, ग्रेटर और इक्वल टू 1, यानी ये सब, ये भी एम्फीप्रोटिक है, ये भी एम्फीप्रोटिक, ये भी एम्फीप्रोटिक है, और चूंकि यहाँ पर Na है तो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से लिया गया है, तो इसे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन। तो एम्फीप्रोटिक भी चेक कर लिया आपने, ना फॉर्मूला बहुत सिंपल। अब बेटा बताओ इसका ओरिजिनल क्या था, H6A था, गौर फरमाइएगा जनाब, समझ में आ रहा है ना बेटे, मजा आ रही ना एकदम। तो देखो H6A था और आप यहां पहुंचे, ऐसे देखो तो 6 थे 4 बचे, इसका मतलब 2 रिप्लेस कर चुका है, तो कौन से नंबर का अब करेगा, तो 2 कर चुका तो थर्ड नंबर का, और थर्ड नंबर का करेगा तो बताओ K3 से स्टार्ट करो और उससे एक कम K2, ये लीजिए जरा। अब इसकी बात करो, देखो फिर से, अब हमने बात किया यहां पर किसकी, ये आपका यहां से बनेगा ये H3A माइनस 3, और इसका ओरिजिनल क्या था, H6A था। जरा ध्यान से देखिए, गौर फरमाइएगा, 6 था टोटल, 6 रिप्लेस कर सकता था और यहाँ पे 3 आ गया, तो यानी इसका मतलब 3 का डिफरेंस है, 3 रिप्लेस कर चुका है, यानी कि अब ये कौन से नंबर का करेगा, चौथे नंबर का नेक्स्ट होगा, तो यानी K4 लिखोगे आप, उससे एक कम K3। कहानी समझ में आ रही है, कुछ रट्टा नहीं मारना है, ये तरीका VKST समझो बेटे और आगे बढ़ो आप, फटाफट गर्दा तरीके से आप बात करो। चलो इसकी बात करते हैं। अब जरा देखो, अगर हम यहाँ से निकालें इसको तो ये HA-5 है और इसका ओरिजिनल है H6A। चलो 6 था और बेटा एक ही बचा, यानी 5 रिप्लेस कर चुका है भाई, ये 5, तो ये कौन से नंबर का आप रिप्लेस करेगा, 6th नंबर का। 6th नंबर का मतलब Ka6, उससे एक कम Ka5, और ये पीएच का फॉर्मूला। तो बताओ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन का पीएच का H+ का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, चुटकी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अभी क्वेश्चंस भी दिखा देंगे करके सॉल्व, आपको थोड़ा सा इंतजार करें बस। और चलिए, तो जैसे ये एग्जांपल है बेटा, फटाफट कर सकते हो क्या इनका पीएच, कैसे देखो, ओरिजिनल इसका है HCO3 माइनस, इसका क्या है H2CO3, वैलेंस फैक्टर 2 है, डिफरेंस देखा तो 2 से 1 हो गया, यानी कि अब जो रिप्लेस होगा वो सेकंड नंबर का होगा, सेकंड का होगा तो पहले K2 आ जाएगा, उससे एक कम K1। इसकी बात करें, इसका ओरिजिनल क्या था, H3PO4 था ना, और ये HPO4 -2 बना रहा है, 3 था, इसका वैलेंस फैक्टर 3 होता है, तीनों रिप्लेस कर सकता है, 3 था, 1 बच रहा है, यानी 2 रिप्लेस कर चुका है, यानी कौन से नंबर का होगा, थर्ड नंबर का होगा, यानी कि देखो K3 K2। H2PO4 माइनस, ये आपका क्या H3PO4 से बना हुआ है, पहले इसको निकाल लो बाहर। सो HPO4 2 माइनस किससे बना है, H3PO4 से बना है, वैलेंसी फैक्टर 3 है, फिर 3 से 1 हो जा रहा है, यानी कि 2 रिप्लेस कर चुका है, यानी कौन से नंबर का होगा, ये भी थर्ड नंबर का होगा, है ना। नहीं, यहाँ पे H2 है ना बेटे, H2 जस्ट मिनट बेटे, H2 और यहाँ पर -1 आएगा, H2PO4 -1 है, 3 था 2 बच रहा है, यानी 1 रिप्लेस कर चुका है, तो बेटा कौन से नंबर का हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, सेकंड नंबर का, और सेकंड नंबर का करेगा तो देखो 2 और उसके बाद 1, कहानी होगी क्लियर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन। ऐसी बेटा आपके माइंड में आ रहा होगा, सर नेक्स्ट केस तो ये बन सकता है क्या कि भाई सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आपने बताया, उसका फॉर्मूला लिखना बता दिया, और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन बता दिया, सारा ट्रिक समझा दिया आपने। सर क्या वीक बेस और एम्फीप्रोटिक हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। तो नेक्स्ट केस इज सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन। तरीका एकदम वही होगा, फॉर्मूले में चेंज आएगा और एकदम जबरदस्त वाला चेंज आएगा, बट लिखना मैं आपको बहुत अल्टीमेट तरीके से सिखा दूंगा और उसका भी क्वेश्चन करा दूंगा, और आप एकदम बिंदास एकदम कॉन्फिडेंट हो जाना कि भैया अब हो गया काम मस्त और जबरदस्त तरीके से। बात समझ रहे बेटे? तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन। ओके, तो देखिए जरा एकदम मस्त गौर फरमाइएगा। अब देखिए इसमें फॉर्मूले में थोड़ा चेंज है, सारी चीजें हैं प्रॉपर तरीके से सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं बेटे किसकी, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें NH4HS की, तो बेटा NH4HS के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, गौर फरमाएं, तो इसका जो NH4 को बाहर करोगे तो NH4+ मिलेगा, और जो NH4+ मिला बेटा कहां से मिला होगा आपको, क्या NH4OH से मिला होगा, यस,
यानी ये कहाँ से मिला है, वीक बेस से मिला है। और जो एच एस माइनस है आपका, एच एस माइनस इसके अंदर है बेटे, एच एस माइनस वो कहाँ से मिला होगा, H2S से मिला होगा। एंड दिस इज एम्फीप्रोटिक, आपको पता ही है, दिस इज एम्फीप्रोटिक एनायन। सो इट इज सॉल्ट ऑफ, देखो है ना, ये आयन वीक बेस से मिला ना, तो सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन, समझ जाओगे। तो NH4 NH4OH एंड दैट इज वीक बेस। ओके, अब इसका फॉर्मूला अगर आप देखो, अब इसका टेक्निक थोड़ा ध्यान से पकड़ने की कोशिश करना। ये फॉर्मूला आपके सामने H+ का A लिखा है, इस कुछ इस तरह से। ये डिफरेंट केस में ये फॉर्मूला चेंज भी होगा। अभी मैंने जस्ट लिखा समझाने के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए बताना चाहता हूँ। तो H+ आयन का, अच्छा बेटा H+ आ जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, यहाँ आप डाल दोगे और pH आ जाएगा। तो अगर हम H+ निकाल लें, तो जब कभी भी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की बात करोगे आप वीक बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन की, तो उसका H+ का फॉर्मूला ये आएगा डायरेक्ट, और आप वहाँ से pH के फॉर्मूले में डाल के pH निकालना। अब देखो इसमें लिखा है, थोड़ा ध्यान से इस फॉर्मूले को देखें बेटे, क्या लिखा है देखो, KW इंटू Ka1 बाई KB माइनस K1 K2, ठीक है, KB। अब चूंकि इसमें वीक बेस है ना बेटा, तो जो ये वीक बेस है बेटा, इस वीक बेस का KB वैल्यू होगा कि नहीं होगा। और इसके अंदर जो एम्फीप्रोटिक एनायन है, उसका जो ओरिजिनल एसिड था वो H2S था, तो उसके अंदर K1 भी होगा और K2 भी हो सकता है, दोनों का लिंक कर पा रहे हो, थोड़ा समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। अब सुनो, ध्यान देना बेटे, जो HS माइनस है इट्स एसिड इज H2S, ओके। सो हैविंग कांस्टेंट K1 एंड K2 बताया मैंने आपको भी, देखो ये। अब आप HS माइनस को गौर से देखें, इसमें थोड़ा सा बेटा फॉर्मूला लिखने का तरीका अलग होगा इसके स्ट्रॉन्ग बेस के रिस्पेक्ट में जो पहले बताया अभी, बट एक बार पकड़ लोगे तो आप इसको भी याद नहीं करना पड़ेगा, जनरल फॉर्मूला किसी के लिए भी लिख पाओगे। मैं सिखाता हूं आपको दो कैसे। जो HS माइनस है बेटा, इसमें H प्रेजेंट इज ऑफ सेकेंड नंबर, क्या है सेकेंड नंबर का है, बिल्कुल है भाई। H2S था, दो थे, इसके पास एक बचा, तो यानी ये जो हाइड्रोजन है दिस इज सेकेंड नंबर हाइड्रोजन, समझना बात को, सेकेंड नंबर हाइड्रोजन है। चलिए बिल्कुल सही बात समझ में आती है। तो इन HS माइनस H प्रेजेंट इन इज ऑफ सेकेंड नंबर। अब क्या करना है, सो स्टार्ट विथ वन लेस नंबर, तो जो सेकेंड नंबर का है तो सेकेंड नंबर से एक कम, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो एक कम नंबर से आप कांस्टेंट लिखना शुरू करो। चूंकि एसिड है तो K लिखोगे कि नहीं लिखो, तो एक का नंबर क्या होगा K1, उसके बाद फिर बढ़ा दो K2 कर दो। चलिए दोबारा बताता हूं, समझिएगा बात को। एम्फीप्रोटिक एनायन पता है आपको, वीक बेस का है पता है, वीक बेस है तो KB आना ही आना है, तो KW KB तो ठीक है आएगा, ये कॉमन है, सब में कॉमन रहेगा KW बाई KB। अब बात यहां पर आती है इनकी कि इनको कैसे लिखें, तो वो मैं आपको तरीका समझा रहा हूं। समझ रहे हो ना क्या समझाने जा रहा हूं, कि ये वाला पार्ट कैसे लिखें। ये तो कॉमन है, दोनों में आना चाहे कोई सा भी केस हो, अगर इसका केस बनता है तो ठीक है। देखिए तो कैसे शुरुआत करेंगे, तो आप देखो बेटा कि कौन से नंबर का हाइड्रोजन, सेकेंड नंबर का हाइड्रोजन है ये, तो उससे एक कम कर लो, एक कम किया तो 1 आ गया, तो स्टार्ट विथ देखो K1 कर लिया, K1 फिर माइनस लिखा, और उसके बाद फिर K1 लिखो और उससे एक बढ़ा के K2 लिख दो, समझ गए। तो जो यहां पर लिखोगे उसको यहां लिखो और एक बढ़ाओ और K2 लिख दो, खत्म कहानी। अगला दिखाता हूं आपको, देखिए जरा सा ध्यान से, NH4 H2PO4, नो डाउट आपको पता है बहुत अच्छे से बेटा कि इसके अंदर का जो बेस है वो NH4OH है और उसका KB होगा, ठीक। अब H2PO4 माइनस जो है, इसका ओरिजिनल बेटा क्या था, इसका जो ओरिजिनल था वो क्या था, H3PO4, जिसका वैलेंस फैक्टर 3 था, आराम से। अब ये 3 से 2 हो गया, मतलब एक रिप्लेस किया, तो ये कौन से नंबर का है बेटा, क्या ये सेकेंड नंबर का हाइड्रोजन है जो रिप्लेस होगा, सेकेंड नंबर का हो गया। सो अब देखो यहां पर लिखा है H2PO4 माइनस इट्स एसिड इज H3PO4, लिख दिया बिल्कुल। हैविंग कांस्टेंट K1 K2 K3, क्योंकि इसका वैलेंस फैक्टर 3 है तो 3 कांस्टेंट आएंगे ना बेटे इसके, क्या क्या आएंगे, K1 आएगा, देखो क्वेश्चन में बहुत चीजें आएंगी है ना, आप गड़बड़ नहीं करना है, 3 तो तीनों लिख दिया। अब ये जो H2PO4 माइनस है बेटे, इसमें H+ प्रेजेंट इज ऑफ सेकेंड नंबर, अभी बताया मैंने आपको, तो सेकेंड नंबर का है, मतलब एक कम कर लो, तो 2 - 1 किया 1 आ गया। अब बताओ बेटा H+ का फॉर्मूला, अभी थोड़ा सा इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर ध्यान रख पाओगे तो फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा बेटा, KW बाई KB आप ऐसे ही लिख दो पहले। अब यहां पर आप क्या लिखोगे, इनटू करके, मुझे इतना बता दो, एक कम, तो इसीलिए तो K लिखोगे, एक कम मतलब 2 से कम 1 आ गया ना, तो Ka1 लिखोगे और माइनस कर दो और फिर K1 से ही स्टार्ट करो, जो यहां पर है उससे एक ज्यादा लिख दो, जस्ट एक ज्यादा K2 हो गया, जंप नहीं करना, जस्ट एक ज्यादा हो गया फॉर्मूला। अगला दिखाता हूं आपको,
मान लो अब ये वाला केस है, NH4 होल ट्वाइस HPO4, तो NH4 अब देखो कैसे लिखोगे, अब आप समझना बेटा। तो यहां पर जो है वो NH4OH, नो डाउट इसका KB होगा, ठीक है। इसका जो एक्चुअल, इसको बाहर अगर हम निकालें तो आपको मिलेगा क्या, HPO4 2 माइनस, क्योंकि यहां पर होल ट्वाइस है 2 माइनस। इसका ओरिजिनल बेटा क्या है, H3PO4 है, जिसका वैलेंसी फैक्टर 3 है। अब बेटा मुझे बताओ 3 से 2 हो जा रहा है, मतलब कि 3 से 1 हो जा रहा है, सॉरी, तो इसका मतलब 2 रिप्लेस हो चुकी, इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन कौन से नंबर का, थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर का है। तो अब आप क्या करोगे, उससे एक कम, तो 3 - 1 किया 2 आ गया, यानी अब आप Ka2 से स्टार्ट करोगे। कहाँ से स्टार्ट करोगे, Ka2 से। तो देखो समझो बात को पहले। सो HPO4 इट्स एसिड H3PO4 हैविंग कांस्टेंट दिस इन HPO4 2 माइनस H प्लस प्रेजेंट इज ऑफ थर्ड नंबर, सो स्टार्ट विथ 1 लेस नंबर कांस्टेंट, एक कम से K2 और उसके बाद फिर K3 लिखोगे, तो 1 लेस नंबर। तो देखो ये तो फिक्स था, अब आप देखो 2 यहाँ पर आया तो आपने K2 से स्टार्ट किया बेटे, K2 से फिर माइनस करके वही लिख लो और उससे जस्ट आगे लिख लो K3, फॉर्मूला बन गया। अब आप लिखो ना कोई सा भी, अब आप लिखो ना कोई सा भी। चलो जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, अब देखो है ना, एक बार जस्ट फाइनल टच देते हैं इसको, गौर फरमाइएगा। NH4HS है बेटे, तो KB तो इसका आ गया आपका, इसका आपका KB आ गया, इसका तो KB होगा। अब HS माइनस है, कौन से नंबर का, सीधे लिखूं, सेकंड नंबर का है, एक कम किया 2 - 1 तो 1 आ गया। तो देखो KWY KB वही रहेगा, 1 आ गया, तो K1 माइनस फिर K1 और इससे ज्यादा हो गया। अब H2PO4 -1 आएगा यहाँ पर। H3PO4 ओरिजिनल था और ये H2, इसका मतलब ये एक रिप्लेस हुआ, यानी ये कौन से नंबर का, सेकंड नंबर का है। तो अब 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा, राइट। तो KWY KB लिख दिया, चूंकि 1 आया तो K1 और फिर K1 लिखा यहाँ पर और K2 कर दिया। आ गया क्लियर बात समझ में? यस। अब इसकी बात करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर HPO4 2 माइनस है, H3PO4 था तो 3 हाइड्रोजन थे, दो निकल चुके हैं, तभी तो एक हाइड्रोजन बचा यहाँ पर, यानी ये थर्ड नंबर का है। ये तो पहचाना आपको पहले इसका, तो थर्ड मतलब 3 माइनस है ना, देखो एक कम करो तो जस्ट एक कम करो, तो 3 से 1 किया तो 2 आ गया, और जैसे ही 2 आया तो देखो KWY KB तो वही रहेगा बेटे। इसका देखो 2 आया तो K2 लिख लो यहाँ पे, और फिर माइनस करके K2 लिखो, उसके एक ज़्यादा K3 लिखो। अब बताओ बेटा लिख सकते हो कि नहीं? तो कोई सा भी केस, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस का केस हो, चाहे वीक बेस एम्फीप्रोटिक का केस हो, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस एम्फीप्रोटिक का केस हो, चाहे मोनोवैलेंट का केस हो, चाहे मल्टीवैलेंट का केस हो, चाहे कोई सा भी केस हो, यू कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ pH, H plus, OH minus, etc. and you can find the pH or pOH of the solution of salt hydrolysis. चलिए अब ये बात आ गई, अब इतना सीखा, इसके बाद अब आता है कि भाई इसका एप्लीकेशन देखें। तो क्वेश्चंस ऑन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस कुछ हम ये देखेंगे, देखो जरा, जैसे आपका पहला, दूसरा, तीसरा, आप देख सकते हो फटाफट सबके K1 K2 जो भी है जैसा ही सब वैल्यूज दी हुई है ना, कुछ इस तरह से देखो, ये है ना, कुछ इस तरह से दिया हुआ है जी, आप देखो है ना, ये देखिए आप इस तरह से, राइट बेटे। अच्छा ये फॉर्मूले वगैरह सब मैं बता चुका हूँ, याद है ना आपको, याद है ना बेटे। अब आपको पहचानना है कि कौन सा केस है मल्टीवैलेंट, सुनो पहचानना क्या, अब सुनो ध्यान से, लिखता हूं मैं यहाँ पे। पहले देखना कि मोनोवैलेंट का केस तो नहीं है, समझना। अगर मोनोवैलेंट का केस है तो ये मोनोवैलेंट के लिए है, ये फॉर्मूले किसके लिए, मोनोवैलेंट का। या फिर दूसरा मल्टीवैलेंट का केस तो नहीं है। सारे बहुत गर्दा तरीके से, आज तो पहला क्लास है ना, तो देख लो किस तरह से शुरुआत हम लोगों ने किया है। या फिर स्ट्रॉन्ग बेस एंड एम्फीप्रोटिक का केस तो नहीं है, अब पहचान तो आप लोग ही। और चौथा अभी तक जो मैंने बताया आज की क्लास में, है ना, और आगे भी केसेस आएंगे, बट इसके बाद हमें पहले थोड़ा सा बफर की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद फिर हम बफर और हाइड्रोलाइसिस को जब मिलाएंगे तब खतरनाक गर्दा कॉन्सेप्ट बनेगा, बात समझ रहे हो? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। और इसके बाद फिर आपका वीक बेस एंड एम्फीप्रोटिक तो पहचानना है सबसे पहले, जैसे कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। बेटा बताओ FeCl3 है तो इसका तो होगा नहीं Fe+3, तो बेटा ये तो मल्टीवैलेंट हो गया, सिंपल। तो फॉर्मूला लिखाना सिखा चुका हूँ आपको, कैसे 3 है यहाँ पर, चूंकि Fe+3 OH लेगा तो बेस बनाएगा तो यहाँ पर Kb आएगा, चूंकि +3 है तो Kb3 आ जाएगा। Fe+2 यहाँ पर तो +2 है, OH माइनस लेगा तो बेस बनाएगा, प्रोडक्ट में बेस बनाएगा तो Kb आएगा, चूंकि 2 है तो Kb2 आएगा। H2 माइनस H+ लेगा, ये H+ लेगा तो HS माइनस बनाएगा, एसिड बनाएगा तो Ka आएगा, चूंकि 2 है तो Ka2 आएगा। PO3 माइनस है, मल्टीवैलेंट है, कोई एम्फीप्रोटिक का केस नहीं, मल्टीवैलेंट है। ये भी देखो मल्टीवैलेंट का केस है, कोई एम्फीप्रोटिक का केस नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास। ये भी देखो मल्टीवैलेंट का केस है बेटे, है ना, कोई इसके पास हाइड्रोजन नहीं है ना, जब है नहीं तो बेटा फिर एम्फीप्रोटिक तो हो ही नहीं सकता है ना। अब इसमें देखो बेटा H लेगा तो HPO4 2 माइनस बनाएगा, एसिड बनाएगा तो Ka आएगा, चूंकि 3 है तो K3 आ जाएगा। फॉर्मूला लिखाना सिखा चुका हूँ, कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो सब बता चुका हूँ, तो ऐसे पहचानना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन से, अब देखिएगा ध्यान से।
देखो रिवाइज भी करा दिया, अब फटाफट फॉर्मूला लिखेंगे। अब बेटा आंसर आप खुद निकाल के देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। कार्बोनेट आयन बेटा बताओ क्या ये, पहले ऐसा सोचो, क्या ये मोनोवैलेंट है? नहीं है। क्या ये एम्फीप्रोटिक का केस है? नहीं है, हाइड्रोजन है नहीं इसके पास। तो भैया मल्टीवैलेंट का केस हो गया। देखो मल्टीवैलेंट में माइनस है यहां पर, तो H प्लस लेगा और उधर जाके क्या बना देगा बेटा बताओ? H प्लस लेगा तो उधर जाके HCO3 माइनस बनाएगा, एसिड बनाएगा। ऐसे तुरंत सोच लो क्या बनाएगा? HCO3 माइनस एसिड बनाएगा। एसिड बनाएगा तो यहां पर Ka की बात होगी। अब कौन सा K? अब बेटा बताओ, चूंकि माइनस है, H प्लस लिया तो इधर जो सोल्यूशन में इधर बच जाएगा, क्या बच जाएगा? OH माइनस बच जाएगा, यानी इसका POH लिखोगे। लिखो मैं सीधे 1/2। अभी तरीका सिखा चुका हूं, PKW माइनस, अब PKA आएगा। कौन सा A आएगा? जो चार्ज है, PKA2 आ जाएगा और माइनस log C। ये लीजिए सारी वैल्यूज उठा के डाल दो, सब दिया। देखो K1 K2 सब दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर K1, अब देखो घबराने, आपको डराने के लिए कि भाई K1 को तो यूज हुआ नहीं, तो भाई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ किसकी जरूरत है? K2 की जरूरत है। तो यहाँ पे K2 डालना है और कॉन्सेंट्रेशन भी आपको दिया, सब कुछ दिया। पुट इन, फाइंड द POH। POH आ जाएगा तो pH निकाल लेना। चलिए अगला देखो, बात समझ रहे हो ना बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो FeCl3 है बेटे, तो FeCl3 है तो इसके अंदर जो Cl उसको तो काट दो। अब क्या बचा बेटा? Fe+3 बचा। अब सोचो कैसे? Fe+3 बचा बेटा, तो अभी ऐसी बात है कि H प्लस लेगा पानी से, तुरंत ये माइंड में सोचना है। H प्लस लेगा, सॉरी OH माइनस लेगा, क्योंकि प्लस है तो ये क्या बनाएगा? FeOH+2 बनाएगा। और चूंकि OH ले लिया है यहां से तो H प्लस बच जाएगा, यानी सोल्यूशन HD, यानी pH लिखोगे इसका 1/2। अब चूंकि इधर ये क्या है? OH आ गया तो बेस बना रहा है, यानी Kb आएगा। सो PKW समझ लो, यहां पे एकदम एकदम अब माइंड में रट जाना चाहिए, समझ लो, ये प्रैक्टिस ले हो रही है। PKB आएगा और कौन सा 3 है तो 3 आ जाएगा, PKB3 आ जाएगा माइनस log C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 इसका कॉन्सेंट्रेशन वो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखते जाओ बस फटाफट। आपको क्या करने हैं, तरीका समझ रहे हो ना बेटा? मजा आ रही ना? अब फटाफट, अब कुछ भी याद नहीं रखना है ना, अब सब कर लोगे ना बेटे? अब ये पढ़ो ध्यान से। ये देखिए, अगर हम बात करें इसकी तो देखो ये तो स्पेक्टर ने काट दिया इसको। क्या एम्फीप्रोटिक है? नहीं है। मोनोवैलेंट है? नहीं है। तो क्या मल्टीवैलेंट है? प्लस है HOH। तुरंत ये एक्चुअली में लिखना नहीं है आपको, तुरंत माइंड में सोचना, प्लस माइनस, ये माइनस लेगा, यानी ये क्या बना देगा? FeOH+1 बनाया कि नहीं बनाया बेटे? और प्लस यहां से चूंकि इसने OH लिए तो H प्लस यानी pH का लिखना है। और यहां पर चूंकि क्या बन रहा है? बेस बन रहा है, तो आपका Kb आएगा। तो 1/2 PKW माइनस PKB, और कौन सा B? देखो +2 है तो PKB2 आएगा। तो देखो KB1 KB2 यूज करना है सिर्फ आपको। कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पर C का वैल्यू निकाल लेना आपको, और माइनस log C ये लीजिए जनाब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है बेटा, फॉस्फेट आयन सीधे सीधे लिखा हुआ है। तो अगर फॉस्फेट आयन है बेटे, तो बेटा बताओ फॉस्फेट आयन क्या ये मोनोवैलेंट है? नहीं है। क्या ये एम्फीप्रोटिक है? नहीं है। तो भाई क्या मल्टीवैलेंट है? एक से ज्यादा चार्ज है, यस। अब ये HOH लेगा बेटे, देखो फिर से प्रॉपर तरीके से देख लो, HOH लेगा तो इसमें HOH में क्या जाएगा? H प्लस जाएगा बेटा। क्या ये HPO4 2 माइनस बना देगा, और H प्लस ले लिए तो OH माइनस, OH माइनस आ गया बेटे, तो आप POH लिखोगे। सेम पैटर्न का फॉर्मूला है 1/2। चूंकि यहां पर ये एसिड बन रहा है तो K लिखोगे आप, तो 1/2 PKW माइनस PK, कौन सा K? देखो 3 है तो PK3। बेटा बताओ इससे सिंपल तरीका और क्या हो सकता है? बेटा बताओ इससे सिंपल तरीका और क्या हो सकता है? मुझे बताओ बेटे। तो बताओ मल्टीवैलेंट का फटाफट सारी वैल्यूज वगैरह। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ देखो K1 भी दिया है, K2 भी दिया, K3 दिया, सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है आपको? K3 की जरूरत है टू फाइंड आउट द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन, क्योंकि pH आ जाएगा तो pH आ जाएगा, एंड कॉन्सेंट्रेशन C इज गिवन। तो देखो सब पता है कि PKW आपको पता है 14 होता है एट 25, ये आपको ऑलरेडी पता है 25 डिग्री सेल्सियस पर 14 होता है, और अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे होगा तो PKW आपको वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एम्फीप्रोटिक की। जब हम बात किए थे बेटे, जब एम्फीप्रोटिक की बात किए थे, तो देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, NH4HS है। अगर हम बात करें यहाँ पर NH4HS की, तो बेटा ये NH4OH से मिला, ओहो इसका मतलब वीक बेस, इसका मतलब Kb आएगा। और बेटा ये HS माइनस आपको बहुत बार बता चुका हूं कि एम्फीप्रोटिक है। दिस इज सॉल्ट ऑफ व्हाट? दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन, एम्फीप्रोटिक एनायन है ना। तो भैया इसका H+ का फॉर्मूला कुछ इस तरह का था, याद करो, √KW/Kb आप पहले लिख लो। इसका ओरिजिनल एसिड जो है वो H2S है ना, तो इसका वैलेंस फैक्टर 2 होता है,
बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार बता रहा हूँ, एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए। 2 होता है, तो बेटा 2 होता है, 1 हो गया, इसका मतलब ये 1 निकाल चुका है, तो आप कौन से नंबर का निकालेगा? सेकंड नंबर का, यानी कि 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा। यानी कहाँ से स्टार्ट करोगे? KA1 से स्टार्ट करोगे, माइनस फिर यहाँ KA1 लिखोगे, इससे जस्ट एक ज़्यादा KA2 लिखोगे। यहाँ से देखो अब KW पता है, देखो KB भी आपको गिवन होगा, देखो KB गिवन है आपको, KW आपको पता है 10⁻⁻14 @ 25, कुछ मेंशन नहीं तो आप 25 लेके चलोगे। KW पता है, KB पता है, KA1 पता है आपको, KA2 पता है, सब डालो, H+ निकालो, PH निकालो बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, देखिए ये देखिए, ये आपके सामने है NH4 होल ट्वाइस HPO4, NH4 होल ट्वाइस HPO4। देखिए जनाब, तो NH4OH वीक बेस से है, यानी यस, तो चलो ये वीक बेस हो गया। अब HPO4 माइनस को बाहर निकालते हैं, -2 आएगा। ये कहाँ से मिला बेटा आपको? H3PO4 से मिला। कौन से? क्या ये एम्फीप्रोटिक है? यस, दिस इज एम्फीप्रोटिक, आपको पता है बहुत अच्छे से। अब ये कौन से नंबर? 3 था और 1 बचा, मतलब 2 निकल चुके हैं, मतलब ये 3rd नंबर का है, यानी कि एम्फीप्रोटिक है और वीक बेस, यानी कौन सा केस बना? सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड एम्फी, मतलब पहचाना सीख गए ना आप, कैसे पहचानते बेटे। देखो तो ये पर्पज क्या था? यही पर्पज था, एम्फीप्रोटिक एनायन का केस है ये। तो भैया उसका H+ का फॉर्मूला क्या होगा जरा देखो, √ लगा दिया, KW/KB तो आप वैसे ही लिख दो, लिख दिया ऐसे। नाउ अब ये 3rd नंबर का है, तो आप क्या करोगे? 3 - 1 करोगे, 2 आ जाएगा। तो यानी अब देखो बेटा, कहां से शुरू करोगे आप? कहां से शुरू करोगे आप? 2 हो गया, 2, तो यहां पर क्या लिखो? KA2, उसका फिर माइनस करोगे, KA2 ही लिखोगे, उससे 1 ज़्यादा KA3। हो गया क्लियर? इसके पहले वाला भी मैंने आपको दिखाया था, देखो उससे 1 जस्ट ज़्यादा, KA1 लिखा, फिर KA1 से 1 जस्ट ज़्यादा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जरा देखिए, सब कुछ एकदम अच्छे से देखो। अब यहाँ पर क्या लिखा बेटा? NH4 होल ट्वाइस HPO4, NH4 होल ट्वाइस HPO4 निकालते हैं बाहर। तो NH4 से तो NH4OH, इसको भूल जाओ, ये KB की बात होगी। चलिए अब HPO4 माइनस की बात करें, -2 है, क्या यही क्वेश्चन ऊपर था क्या? NH4 होल ट्वाइस HPO4, यस वही था, सेम क्वेश्चन। चलो फिर भी एनीवे डेटा वगैरह शायद अलग है कुछ, देखो -3 -5 -8, सेम क्वेश्चन है। KB भी 10⁻⁻5 है यहाँ पर KB, हाँ सेम क्वेश्चन है बेटे। 0.2 यहाँ पर है, हालांकि कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है नहीं, यहाँ पर 0.2, हाँ सेम क्वेश्चन है, तो हो गया ये, तो फिर वही क्वेश्चन हो गया ये, सेम क्वेश्चन। तो पता ही आपको NH+ सीधे क्या आ जाएगा इसका? KW/KB, और यहाँ से चूँकि आपका 3rd नंबर से जाएगा तो 1 कम कर दिया तो KA2 आ जाएगा, फिर KA2 से स्टार्ट करोगे और उससे 1 ज़्यादा KA3 ले लोगे। बोलो बेटा, तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का मोनोवैलेंट, मल्टीवैलेंट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन, कैसे फॉर्मूला लिखोगे? बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, क्या तरीका, क्या विकेस्ट बताया, पूरा अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब बेटा देखो, ये आज पहला क्लास था, तो इस तरह से हमने थोड़ा सा मैंने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का पूरा एक रिवीजन आपको देने की कोशिश की, क्योंकि अब आगे जो नेक्स्ट, अच्छा क्यों दिया इसका रीजन ये बेटा कि अब आगे बफर आएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा। सुनो ध्यान से बेटा, हर जगह ये सब चीजें घुसेंगी। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पूरे आयनिक में हर जगह घुसने वाला है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बफर सोल्यूशन के केस में, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के केस में, इवन की तीनों चीजें भी आ जाएंगी। सॉल्युबिलिटी, ऐसा केस भी बनेगा जहां पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की आप बात करोगे, वहां बफर भी होगा और वहां पे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस भी हो रहा होगा। बात समझ रहे हो ना? तो वही तो अब मजे आगे हम करेंगे, वही तो मजे अब हम आगे करेंगे। तो इसलिए हर चीज को समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं कि भाई एकदम काम चुटकी में करो बेटा, एडवांस के क्वेश्चन ऐसे चुटकी में निकालो, ऐसा लगे कि अरे ये तो कुछ है ही नहीं भाई। हाँ, तो उनके लिए नहीं है, जिनको अच्छे से पता है, जो अच्छे से समझ रहे हैं। क्योंकि आप अच्छे से समझ रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बट जिनको नहीं पता है उनके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि कब KA2 लेंगे, कब KA3 लेंगे, क्या नहीं लेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, देयर इज सो मच कन्फ्यूजन। बट आपको 0.001% भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटे। ओके, तो क्लियर बेटा? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बेटे, है ना? और आई फोन लेके आपने एंजॉय किया होगा बेटा क्लास को बहुत अच्छे से, है ना? तो आप क्या करें, लाइक कमेंट शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और अच्छा लगा तो लाइक करें, और बेटा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और उनको बोलें कि वो अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे करके थोड़ा सा चैनल को आगे बढ़ाओ, ठीक है? सब्सक्राइब करें, राइट? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही बेटा। थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, है ना? खूब लिखो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो बेटे, और खूब मेहनत करो, ठीक है? एडवांस क्रैक करके दिखाओ बेटे। और देखो मैं आपके साथ लगा हूँ, पूरा ये आयोनिक पूरा एकदम तगड़ा करने वाला हूँ, जैसे बना अच्छे खासे सेशन में इसमें लाने वाला हूँ। जितना मैं कराता जाऊँ उतना करते चले जाओ बढ़िया तरीके से, और मस्त इंजॉय करो बेटे, है ना? तो चलिए आज क्लास इतना ही रखते हैं बेटे। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय नॉट डी।